तो उस ज़माने में अंबेडकर की बात करना बहुत जोखिम भरा काम था। इवन अगर कोई ये कह ले कि संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर हैं तो कोई नहीं मानता था। कहा कि अगर यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लग जाए तो कितना बढ़िया होगा। उसके पीछे मेरा ये था कि जो दलित तो नहीं कहना, वंचित समाज के जो बच्चे आते हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे बीच से निकला हुआ एक आदमी, उसके बाद 32 डिग्रियाँ हैं, उसने संविधान का निर्माण किया है। कहीं कोई कार्यक्रम था, उसमें हम लोग बैठे हुए थे, तो बात होने लगी जो रामलीला का मंचन होता है, रामलीला कमेटी होती है, उसमें वाल्मीकि की तस्वीर लगाने के लिए संघ वालों ने 5 साल 7 साल लोगों के बीच जाकर काम किया, प्रयास किया कि भाई वाल्मीकि की स्वीकार्यता जो है, चूँकि एक हिंदू धर्म को एकजुट करने की बात वो करते हैं, और उन्होंने कहा कि उसके लिए उनको 5 से 7 साल लोगों के बीच जाके काम करना पड़ा, तब जाके महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर जो है वो रामलीला के मंचन में लगनी हुई। मोहन भागवत जी ने वाल्मीकि जयंती पे एक वो उनका आया था कि भाई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती सिर्फ वाल्मीकि समाज क्यों मनाता है। तो ये ढोर गंवार शूद्र पशु नारी क्या है, इसका अर्थ क्या है? वाल्मीकि रामायण के टाइम में जो वर्ण व्यवस्था थी वो इस तरह की नहीं थी, लेकिन सामाजिक तौर पे अभी भी अम्बेडकर स्वीकार्य नहीं है। मोदी जी ने पार्लियामेंट के इतिहास में पहले अम्बेडकर व्यक्ति जिसकी जयंती के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया है, नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद। हाँ, 15 क्या उसके पहले 15 में किया कार्यक्रम? उसके पहले कभी कांग्रेस ने इस तरह कार्यक्रम कोई कार्यक्रम नहीं किया। संयुक्त मोर्चा की सरकार में भी इस तरह कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। मतलब कांग्रेस ने कभी नहीं किया इतने साल के शासन के दौरान? किसी ने, ये नरेंद्र मोदी की पहल थी, उन्होंने 2015 में स्पेशल सेशन बुलाया। अगर मान लो किसी आदमी का यहाँ पे आप घर छोड़ के, अगर आपके घर में आपका अपमान हो रहा है तो घर छोड़ के नहीं जाएंगे। कि वो अक्सर कहते थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव, और ये मैंने उनसे सुन के मेरा पहला आर्टिकल आया था 2014 में दिसंबर में कि ये जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं वो एक साथ क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आइडियाज एंड इनसाइट्स विद गोविंदा, एक ऐसा मंच जहां हम विचारों की गहराइयों से उतरते हैं और उन व्यक्तित्वों से संवाद करते हैं जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया है। मैं हूं आपका होस्ट गोविंदा, और आज का एपिसोड बहुत खास और विचारों से भरा रहने वाला है। आज हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभवों से नीति निर्माण और साहित्य के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया है और पूरे देश में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हम स्वागत करते हैं श्री वसंत कुमार जी का। भारत सरकार के उप सचिव के तौर पे उन्होंने काम किया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय में सलाहकार के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर रेल में जिम्मेदारी के साथ दिल्ली नगर निगम में भी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से दिल्ली नगर निगम में प्रशासनिक अनुभव रखने वाले एक कुशल प्रशासक के तौर पे अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। लेकिन एक प्रशासक के तौर पे उनकी पहचान सीमित नहीं रही है, वे एक गहरे लेखक, चिंतक और विचारक रहे हैं। उनकी चर्चित पुस्तकों में शामिल रही है राष्ट्रवादी कर्मयोगी, हिंदुत्व एक जीवन शैली, अंबेडकर एवं राष्ट्रवाद, अंबेडकर के सपनों का भारत और मुसहर समाज का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण कृतियाँ। समसामयिक विषयों पर उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं और दिल्ली से प्रकाशित दैनिक वीर अर्जुन में उनका एक वीकली कॉलम भी निकलता है, जिससे उनके विचारों को व्यापक स्वीकार्यता भी मिलती है। आज हम उनके साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श करना चाहते हैं, जिनमें जाति और आरक्षण जैसा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सबका ध्यान जाता है और हमेशा विमर्श का हिस्सा रहा है। सरकारी नीतियों का क्या सामाजिक प्रभाव रहा है, और साथ ही जानेंगे उनके व्यक्तिगत अनुभव और विचार, जिसने उन्हें एक लेखक और विचारक के तौर पे पूरे देश में एक अलग पहचान बनवाई। तो आइए बिना किसी विलंब के स्वागत करते हैं श्री वसंत कुमार जी का। स्वागत है सर आइडियाज और इनसाइट की इस एपिसोड में। धन्यवाद गोविंदा जी। सर, आपके व्यक्तित्व और विचारों के निर्माण में आपके पिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनका
क्या प्रभाव था और कुछ ऐसे प्रसंग जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? गोविंद जी देखिए, क्योंकि मैं बता दूं कि मेरे पिताजी 1941 में वो अपने ज़िले के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में गए। तो उस समय एक जो बड़ा आम परिवार का जो लड़का होता है उसके लिए ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन पिताजी ने वो किया और उसके बाद वो भारत के आज़ाद होने से पहले ही भारत सरकार में सेवा में आए। तो उनका जो एक अलग छाप थी, क्योंकि चाहे वो किसी वर्ण का आदमी हो, उन्हें गांव में बड़े बाबू के नाम से जानता था। तो उनका जो व्यक्तित्व था उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि मेरे पिताजी इतने शिक्षित हैं और यहाँ पे इनका इतना सम्मान है, तो क्यों ना मैं भी अपनी शिक्षा को अपना विकास का माध्यम बनाऊँ। तो इसलिए जो मुझे प्रेरणा मिली वो मेरे पिताजी से, उनके एजुकेशन के कारण मिली। माँ से जीवन के कौन से मूल्य और सिद्धांत आपने सीखे, और क्या आपको लगता है कि आपका जो जनरेशन था, हमारा जनरेशन और इसके बाद वाला जो जेन जी की बातें होती हैं, तो वो माता पिता से वो चीज़ें सीख रहा है? क्या लगता है भारत में किस तरह का चल रहा है? देखिए, जो भी आज मैं हूँ, अगर उसका मैं किसी एक व्यक्ति को श्रेय दूंगा तो इन माता जी बिल्कुल अशिक्षित थी। उनको ये नहीं पता होता था किताब जब बच्चा पढ़ रहा है उल्टी है कि सीधी है, लेकिन वो हमें प्रातः 4 बजे उठा देती थी कि पढ़ना है। सबसे बड़ी बात ये थी कि पढ़ना है, उनको ये नहीं पता ये क्या पढ़ रहे हैं, किताब सीधी है उल्टी, लेकिन वो ये जानती थी कि बच्चा अगर 4 बजे उठ के पढ़ेगा तो उसका विकास होगा। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि जब मैं एजुकेशन करके रेलवे में आ रहा था तो मेरी माता ने एक बात कही थी बड़ी अच्छी कि बेटा, ज़िंदगी में कोई ऐसा काम मत करना कि किसी के आगे निगाह झुका के बात करने की ज़रूरत पड़े। तो जो मेरा व्यक्तित्व है, कई बार हमारे मित्र कहते भी बहुत अड़ियल हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, तो वो व्यक्तित्व मुझे अपनी माता से मिला है कि कभी कोई ऐसा काम मत कीजिए कि किसी के सामने निगाह झुका के बात करनी पड़े। और जो सतत प्रयास, मेहनत, वो जो मुझे मिला है वो मेरी माता जी से मिला है। जनरेशन गैप का कुछ दिखता है आपको कि मतलब जो हम लोग लर्न करते हैं पेरेंट्स से, जो आपके जनरेशन में था, और आज की युवा पीढ़ी आपको ज़्यादा समझदार दिखती है या फिर वो प्रेरणा नहीं ले पाती है, उसका उस तरह का इंस्पिरेशन? जनरेशन गैप की बात मैं बताऊं, क्योंकि शाम को जब हम लोग बचपन में होते थे तो माँ बाप के पास बैठ के बातें करते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिन भर की दिनचर्या क्या रही, कहाँ कमियाँ रही क्या रही। लेकिन आज की डेट में ये देख रहा हूँ कि बच्चे माँ बाप से अपनी बातें शेयर करने में डरते हैं या झिझकते हैं, या वो ये जानते हैं कि शायद ये लोग आउटडेटेड हो चुके हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि नई पीढ़ी ये समझती है कि जो पुरानी पीढ़ी वो आउटडेटेड हो चुकी है। इसलिए आजकल नई पीढ़ियाँ कई मुसीबतों में इसलिए फंसती है क्योंकि अपनी बात वो अपने माँ बाप से या अपने बड़ों से शेयर नहीं करना चाहते। इसलिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो जनरेशन गैप है उसका रिजल्ट दोनों तरफ पड़ रहा है। माँ बाप भी अकेले हो जा रहे हैं क्योंकि वे अपने बच्चों की अपनी बात अपने बच्चों से कह नहीं सकते, और बच्चे क्योंकि ये इस गलतफहमी में है कि हमें ज़्यादा ज्ञान है तो इसलिए अपने माँ बाप से नहीं कहना चाहते। तो एक जनरेशन गैप है। और साथ और डिप्रेशन जैसी समस्या अगर बढ़ी है तो क्या परिवार की दूरी भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है? बहुत बड़ा कारण है, बल्कि मेरा एक आर्टिकल अभी कल आने वाला मैं दिया है, उसमें क्या है कि जो हमारी, जिसको हम संयुक्त परिवार प्रणाली कहते थे, जो आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ गए हैं, तो वो बड़ा कारण है। क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या है कि जो नई पीढ़ी है वो बिल्कुल ही डिप्रेशन की तरफ जा रही है। या तो उसका साथी या तो मोबाइल है या लैपटॉप है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है उसकी वजह से आधे जो वृद्ध हैं वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, और आधे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बच्चे हैं वो उनसे कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे हैं। अब मैं जहाँ रहता हूँ सरता बिहार, कहने को तो बहुत बड़ा पॉश इलाका है, लेकिन वहाँ क्या है कि 80% फ्लैट्स में आप देखिए बच्चे बाहर हैं, विदेशों में हैं या फिर बड़े शहरों में कहीं और हैं। तो माँ बाप से पैसा है, लेकिन जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं उनके पास ये नहीं, अगर मैं कुछ हो गया तो किससे बात करूं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और मैं समझता हूं कि ये जनरेशन गैप जो है इसका कोई न कोई
इसका मतलब निकालना पड़ेगा, तोड़ निकालना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा। आपके परिवार में शिक्षा का महत्व कितना रहा और क्या आपको लगता है कि वाकई शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है? शिक्षा का मेरे परिवार में तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी 1941 से लेकर 45 में अपने शायद इलाके के पहले ग्रेजुएट थे जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो उसका महत्व तो है ही है, क्योंकि जो भी बच्चा है कभी ये नहीं सोच सकता है कि भाई पढ़ना नहीं है। जैसे हमारे ये होता है कि भाई जैसे आजकल क्या होता है वहाँ कि 10वीं 12वीं के बाद लोग जॉब की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे पिताजी के एक बड़ा पद, ग्रेजुएशन इज मस्ट। पहले ये कर लो फिर सोचो क्या करना है। या शादी हमारे यहाँ ये तब होती भाई पहले पढ़ लो, अपने रोजी रोटी का बंदोबस्त कर लो, फिर सोचो। तो इसलिए जो एजुकेशन का जो परिवार में रहा है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले आना, मेरे दादा वो 10-12 साल की एज में उनके माता पिता दोनों मर गए थे। वो कानपुर में आए, लेकिन उनकी किस्मत की वो उनको जब वो कहीं घूम रहे थे एक अंग्रेज लेडी मिली, उसका लालन पालन उसने अपने यहाँ किया। तो दादाजी का जो लालन पालन एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ, वहाँ एजुकेट हुए। तो जो एजुकेशन का पहले से चला आ रहा है, तो उसका ये है कि हमें ये पता है कि बगैर एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप बात करें बाबा साहब अम्बेडकर की, तो उन्होंने अपने सामाजिक न्याय में क्या कहा था, अपनी लड़ाई में क्या कहा था कि एजुकेशन मस्ट। उनका एक शब्द था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो एजुकेशन तो किसी भी चीज़ में वो ज़रूरी है। पिता से सीखना चाहिए, और क्या आपने पिता गुरु जी से क्या सीखा? जीवन का संघर्ष सीखा, किस तरह की प्रेरणा मिली? पिताजी से सीखना, जो पिताजी से मैंने ये सीखा कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं, कोई तोड़ नहीं है। आप किसी भी सामाजिक बैरियर में हो, लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको सम्मान मिलेगा, आपको वो मंजिल मिलेगी जिस पे आप जाना चाहते हैं। शायद आज जो भी मैं हूँ, ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, राइटर, तो वो पिताजी की सीख है कि आप कहीं भी एक जगह फेल हो गए, कोई बात नहीं, तो आपका अगर एजुकेशन है तो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। एक और बड़ी दिलचस्प बात हमने जब आपकी प्रोफाइल देखी तो समझ में आया कि आपने पुअर फंड जो मिलता था उसका आधार जो है मेरिट करवाया, तो और अंबेडकर का चित्र लगवाया अपने कॉलेज में। तो क्या जोखिम भरा नहीं था, क्योंकि उस समय अंबेडकर की स्वीकार्यता नहीं थी, और उसी समय मेरिट की बात करना, जबकि आरक्षण का एक बड़ा तबका विरोध करता है। क्या इसी से कुछ वैचारिक संघर्ष की शुरुआत हुई आपकी? शुरुआत हुई, इसका एक कहानी बताऊँ हुआ क्या कि देश में इमरजेंसी लग गई थी, और इमरजेंसी के बाद ये छात्र यूनियन का गठन हुआ 79 के आसपास, 77-78 में। तो क्योंकि मैं जो बीए प्रथम वर्ष में, तो जो टॉपर स्टूडेंट में मैं था, तो प्रधानाचार्य ने ये कहा कि भाई जो ये छात्र यूनियन बनेगी, संघ यूनियन, तो उसमें एक लड़के जो टॉपर्स हैं वो रखे जाएंगे एज ए प्रतिनिधि के तौर पे। तो मैं क्योंकि वो टॉपर था, तो मैं छात्र यूनियन में प्रतिनिधि के तौर पे आ गया। तो वहाँ पे मैं ये देखता था कि उस ज़माने में एक पुअर फंड आता था कि जो गरीब बच्चों के घर के बच्चे होते थे उनको ये फीस में 50% का ऑफ होता था या कुछ पैसे मिलते थे। मैंने कहा 5-6 रुपये उस ज़माने में रहा होगा। तो मैंने ये नोट किया था कि जो जिनके रसूख वाले हैं, किसी के बड़े घर के लोगों ने आके कह दिया हो जाता था। तो जब छात्र संघ की मीटिंग हो रही थी, जिसमें प्रधानाचार्य भी थे, प्रॉक्टर भी थे, सब लोग थे, तो मेरे एक दिमाग में आया कि बच्चे जो मेरिटोरियस हैं वो अगर उनको पैसा नहीं मिला तो उनकी पढ़ाई छूट रही है, इसलिए मैं ऐसा करूं कि पुअर फंड का जो है, तो मैंने वो उठाया कि भाई पुअर फंड उनको दिया जाए जो मेरिट पे आते हैं, जो टॉपर्स हैं, जिनकी उनके मार्कशीट के आधार पे जो है उस पर दिया जाए। अब आपने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया कि आपने डॉक्टर अंबेडकर की बात कैसे कर दी तो ऐसा था कि बात थी 75-76 की। तो उस ज़माने में अंबेडकर की बात करना बहुत जोखिम भरा काम था। इवन अगर कोई ये कह ले कि संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर हैं तो कोई नहीं मानता था। हालांकि ये बातें होती थी कि भाई जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो मेरे एक दिमाग में आया कि अगर प्रधानाचार्य के कमरे में महात्मा गांधी के फ़ोटो है और उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा जी की है, तो मैंने
छात्र संघ की मीटिंग में ही कहा कि अगर यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लग जाए तो कितना बढ़िया होगा। उसके पीछे मेरा ये था कि जो दलित या दलित तो नहीं कहना, वंचित समाज के जो बच्चे आते हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे बीच में से निकला हुआ एक आदमी, उसके बाद 32 डिग्रियां हैं, उसने संविधान का निर्माण किया है। तो प्रधानाचार्य थे हमारे पंडित गौरी शंकर मिश्र जी, वो मेरे गांव के ही थे, तो मेरी बात मानी उन्होंने और वो फ़ोटो लगी। लेकिन ये बता दूं कि जब मैं पास आउट हो गया तो फिर फ़ोटो वो हटा दी गई थी। तो ठीक एक शुरुआत थी। उसके बाद कम से कम ये लोग जानने लगे, जो बच्चे पढ़ने आते थे, कि ये व्यक्ति है जिसने हमारे समाज के लिए, हमको मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष शुरू किया है। तो ये मेरे दोनों जो कदम थे, एक तो ये रिकमेंडेशन देना कि जो पुअर फंड है वो मेरिटोरियस बच्चों को दिया जाए, और दूसरा ये कि डॉक्टर अंबेडकर को कि फोटो नहीं, उनके विचारों को, उनके धारणाओं को, उनकी बातों को आम जनता तक लाया जाए। एक प्रसंग एक याद आता है, मैं कहीं कोई कार्यक्रम था, उसमें हम लोग बैठे हुए थे, तो बात होने लगी जो रामलीला का मंचन होता है, रामलीला कमेटी होती है, तो उसमें वाल्मीकि की तस्वीर लगाने के लिए संघ वालों ने 5 साल 7 साल लोगों के बीच जाकर काम किया, प्रयास किया कि भाई वाल्मीकि की स्वीकार्यता जो है, चूँकि एक हिंदू धर्म को एकजुट करने की बात वो करते हैं, और उन्होंने कहा कि उसके लिए उनको 5 से 7 साल लोगों के बीच जा जाके काम करना पड़ा, तब जाके महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर जो है वो रामलीला के मंचन में लगनी शुरू हुई। तो रियल में प्लेस करना किसी प्रतीक को और स्वीकार्यता बढ़ाना, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबा प्रोसेस है। देखिए अभी मोहन भागवत जी ने वाल्मीकि जयंती पे एक वो उनका आया था कि भाई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती सिर्फ वाल्मीकि समाज क्यों मनाता है। अगर आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि अगर रामायण नहीं लिखी गई होती, जो घर घर में रामायण है या जो रामचरितमानस है, तो उसका किसने ये शुरुआत की? महर्षि वाल्मीकि ने। अब ये घटनाक्रम हुए वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में और चीज़ों में, तो ये पता नहीं कैसे हुआ कि जो महर्षि वाल्मीकि को सिंपली जो वाल्मीकि है उनका मान लिया गया। उसके पीछे एक मैं बता रहा हूँ कारण कि मैं एक बार वाल्मीकि बस्ती में बैठा हुआ था, जो वाल्मीकि मंदिर जहाँ पे महात्मा गांधी रहा करते थे, तो मेरी कुछ बातें हुई, तो उन्होंने बताया सर देखिए ऐसा है कि हम राम के वंशज हैं। उन्होंने ये माना कि हम लौ के वंशज हैं, और क्योंकि महर्षि वाल्मीकि लौ और कुश के धर्मगुरु थे, तो धर्मगुरु का मतलब पिता तुल्य होता है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि हमारे यहाँ पूज्य है। अब बाद में ऐसा क्या हुआ है कि किस तरह की रूढ़वादिता आई है कि महर्षि वाल्मीकि एक वर्ग के ही हो गए। लेकिन बड़ा अच्छा है कि चाहे वो राष्ट्रीय सेवक संघ हो, चाहे और धार्मिक संगठन हो, कम से कम एक पहल तो हो रही है कि महर्षि वाल्मीकि को एक विशेष वर्ग से निकाल के पूरे हिंदू समाज में स्वीकार्य कराया जाए। और ये तभी हो सकता है कि चाहे रामलीला का मंचन हो या कहीं और हो, हर जगह पे वाल्मीकि जी को माना जाए। और मैं तो ये चाहूँगा जिस दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती हिंदू धर्म के सभी वर्गों के साथ मनानी जानी शुरू होगी, तो हिंदू धर्म अपने आप ही स्थायी हो जाएगा। ये डिफरेंसेस कब से शुरू हुआ? मुगल काल से शुरू हुआ या फिर मुगल काल के पहले से शुरू हुआ या कालांतर? क्योंकि एक जो पर्सपेक्टिव जो हम लोग सुनते हैं वो ये होता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले मुगल काल के दौरान भी जो गुरुकुल थे उसमें सभी वर्ग के छात्र जो थे वो बच्चे पढ़ने वाले थे। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको वर्ण व्यवस्था पे ले आऊँ कि वर्ण व्यवस्था में पहले क्या था कि जो भी वर्ण व्यवस्था वो कर्म पर आधारित थी। तो कर्म पे आधारित तो ठीक है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। वहाँ पे अब शूद्र क्या था? जो प्रोडक्शन आपका होता था वो शूद्र था। चाहे लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, नाई हो गया, जो टेक्निकल काम थे वो शूद्रों के पास थे। जो आपका पंचवर्ण आया, जिसको हम अछूत कहते हैं, आजकल की पॉलिटिकल लैंग्वेज दलित कह रहे हैं, ये तो मुगलों के बाद आया। मीर कासिम से आया शुरू हुआ है कि जिन लोगों ने
मुगलों की बात नहीं मानी, कन्वर्ट नहीं हुए है, जजिया नहीं दिया, वो उनकी ये हुआ है। तो जो आपका ये बात कहना कि मतलब ये इस तरह का जो वर्णवाद है ये मुगलों के बाद ही माना जाना चाहिए, क्योंकि ठीक है वो कई बार डिस्प्यूट होता है कि बौद्ध धर्म कब आया या उसके बाद जो गुप्ता डायनेस्टी कब आई। स्वीकार्यता क्या होती है किसी भी चीज़ की? स्वीकार्यता तो ये होती है कि जब हर लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। स्वीकार्यता सिंपली मैं उसकी वर्बल मीनिंग की बात नहीं करता हूँ, जब तक आप लोग उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब जैसे आपने बात की महर्षि वाल्मीकि की, कि अगर महर्षि वाल्मीकि को, ठीक है आपको एक बड़ी बात बताऊँ कि गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस हर घर में मिलेगी, हर हिंदू के यहाँ मिलेगी, लेकिन अभी भी जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसके बारे में थोड़ा सा रिजर्वेशन है लोगों को। क्या है जो रामायण है और वाल्मीकि की रामायण, मतलब जब आप आते तुलसीदास पे तो तुलसीदास ने जो कहा वो सब जगह चला गया, ठीक। वाल्मीकि की स्वीकार्यता नहीं हो पाई, ये बात आप बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है, वाल्मीकि ने क्या लिखा, क्या अलग लिखा, ये थोड़ा बताइए कि जो वाल्मीकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो व्यक्तित्व वो बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने लिखा है, एक आदर्श पुरुष जो होना चाहिए वाल्मीकि ने बिल्कुल। लेकिन एक अस्वीकारता होने का कारण था कि वो संस्कृत में है, और जो गोस्वामी तुलसीदास ने उसको भाषा बनाने के लिए उसको अवधि में लिख दिया। तो एक तो ये था कि घर घर उसको पढ़ सकता है। दूसरा ये हुआ है कि समय समय पे जैसे कुछ विवादित शब्द भी उसमें गए हैं, वाक्य गए हैं, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो ये ढोर गंवार हाँ, ये में आ रहा हूँ, क्या है, इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ तो मैं आपको बता दूं, एक बार कीना जी दो तरह का परसेप्शन आता है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, जो भी ठीक है। तो सकल ताड़ना के अधिकारी मतलब ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा एक तबका जो है जो बोलते हैं वामपंथी। इसलिए हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए वो चीज़ें, क्योंकि मैंने बताया जब वो वाल्मीकि रामायण के टाइम में जो वर्ण व्यवस्था थी वो इस तरह की नहीं थी, वहाँ पे कर्म पे आधारित थी। लेकिन ठीक है, कर्म पे आधारित थी, लेकिन क्या है ढोल गवार शूद्र की बात जब कर रहे हैं, आ रहा हूँ उसी पे, क्योंकि बाद में क्या हुआ, जो गोस्वामी तुलसीदास की लिखी गई है, ये रामायण तब लिखी गई है रामचरितमानस जब यहाँ पे मुगल काल चल रहा था। तो मुगल काल के टाइम पे आने इतनी विकृतियाँ ऐसी सामाजिक चीज़ें बन गई थी कि अब जैसे एक आदमी 500 साल से वो अगर गंदी अवस्था में रह रहा है, अनपढ़ है, विद्यालय जा नहीं रहा है, मैला ढोने का काम कर रहा है, चमड़े का काम कर रहा है, तो कहाँ पे एक्सेप्ट करोगे? तो जो भी उस टाइम का जो भी कवि होगा, जो भी वो साहित्यकार होगा, वो चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट होंगी। कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। कोई देखिए ऐसा है, कोई भी कवि होता है, कोई भी साहित्यकार होता है, वो उन समय की परिस्थितियों से अलग नहीं हो सकता है। तो मैं तो इस विवाद में पढ़ता ही नहीं कि भाई इसमें जो है सीधी सी ढोर का मतलब क्या है, जानवर, नारी का मतलब है स्त्री, क्योंकि उस जमाने में भी क्या मुगलों के डर से शिक्षा भी, जबकि आप उसके पहले देखो सरस्वती या जितनी भी, तो उसमें एक महिलाओं का अलग रूप था। लेकिन क्योंकि मुगलों के डर से लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाना भी छोड़ दिया, तो उस समय इसलिए कहा है कि जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां हैं वहाँ पे नारी पे तो आपको देखना ही पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी। वो तो आज भी हम रखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो कोई बात नहीं। अब रह गई, आप बात करते हैं शूद्र, तो उस शूद्र को वर्तमान के कौन सा शूद्र जो वहाँ पे वर्णित है, जो पुरानी जो आपकी वर्णाश्रम प्रणाली है, ये शूद्र जिसको आजकल पंचवर्ण बोलते हैं, उसके बारे में था। तो फिर उसमें दलित कहाँ से आ रहे हैं? जब शूद्र की, जब 5वां वर्ण था ही, 4 वर्णों का अलग है। हाँ। एक जो हो गए अनटचेबल्स, हाँ, जिनको अछूत पहले बोलते थे, अब जो है वो दलित बोलते हैं, या संवैधानिक शब्द अब दलित भी नहीं रहा। हाँ। वो कहते हैं कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग करना है। तो फिर वो दलितों, जब एक जो तबका है, जो दलितवादियों का तबका है, जो अम्बेडकरवादियों का तबका है, वो कहता है कि हम 5वां, हम वर्ण व्यवस्था में तो थे ही नहीं। तो फिर वर्ण व्यवस्था में जब वो थे ही नहीं, और तो फिर जब शूद्र बोलते हैं तो उनका जिक्र भी उसमें नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था भाई। तो शूद्र कौन है? शूद्र तो वो है जो आपके प्रोडक्शन में लगे हुए थे, लोहार, कामगार जो इलाका वो था। देखिए 3 वर्णों में तो बड़ा क्लियर था कि ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करेगा, क्षत्रिय सुरक्षा के काम करेगा,
वैश्य जो है, जो आर्थिक लेन देन वो वैश्य करेगा। जो शूद्र था, शूद्र का मतलब ये था जो भी आप जो प्रोडक्शन जिसको आप सीधा बोलते हैं, वो जो भी है वो काम शूद्र करेगा। अब उसमें चाहे लोहार हो, कुम्हार हो, नाई हो, और जो भी है वो शूद्र थे। ये पंचवर्ण तो आया है मुगलों के आने के बाद, जिन लोगों ने जजिया कर नहीं दिया, उनकी बातें नहीं माने, कन्वर्ट नहीं हुए, और ये वो लोग थे। बल्कि मैं सूर्यनारायण स्वामी की एक किताब है हिंदू एवं हिंदुत्व का हिंदू पुनरुत्थान, तो वो खुद डॉक्टर सूर्यनारायण स्वामी ने भी यथार्थी कहा है कि ये मुगलों के आने के बाद जो श्रवण हिंदू थे, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, वो कन्वर्ट किए नहीं बल्कि कराए गए, दलित बनाए गए। और मज़े की बात यह है कि ये दलित बनना स्वीकार किया, लेकिन मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वो काम किए जो काम नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं किया है। तो आपका जो मेन प्रश्न है, ये दलित, देखिए दलित शब्द तो ऐसा है, ये तो जब अंग्रेज आए हैं उस समय जो चल रहा था, पहले गांधी जी ने नाम दिया हरिजन। आपको पता है जो मंदिर में दासियाँ होती थी, उनके बच्चे होते जिनका कोई पता नहीं होता जिनका बच्चा कौन है, तो उनका नाम दिया हरिजन। उसका बाद में ऑब्जेक्शन किसने किया? मायावती जी ने हरिजन शब्द का हरिजन शब्द, ओके। उसके बाद जब हरिजन शब्द वो हुआ तो एक वर्ड आ गया दलित वर्ड। ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जबकि मैं दलित वर्ड का सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ? दलित का वर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयोग है, पहले यहीं प्रयोग हुआ। शेड्यूल कास्ट पहले अंबेडकर के देखिए, अंबेडकर ने तो ये कहा, वो उसमें क्या था, पूना पैक्ट में ये हुआ कि भाई ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है डिप्रेस क्लास के लिए, अंबेडकर तक के डिप्रेस क्लास था, दलित वहाँ भी नहीं था, डिप्रेस क्लास को क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो उसमें अंबेडकर और गांधी जी ने कहा नहीं भाई, उसके फिर क्या होगा कि इंडिया के 2 पार्टीशन नहीं होंगे, 3 हो जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान और अछूतों का अलग हो जाएगा। तो पूना पैक्ट हुआ। तो पूना पैक्ट में ये हुआ कि इनको 10 वर्ष के लिए आरक्षण चाहिए, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो उस समय एक जितनी जातियां थी उनको एक लिस्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल कास्ट। उसके बाद में जब वो 10 साल में आरक्षण तो ख़त्म नहीं हुआ, जातियों ने अपना एक बना लिया कि भाई ये राजनीति चलेगी। तो दलित वर्ड, ये मैं कहता हूँ दलित वर्ड दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आज़ादी के बाद दलित वर्ड की इजाद की गई है। आपने एक बढ़िया कैरियर जो है, प्रशासनिक कैरियर, पीसीएस के बड़े अधिकारी थे आप, अच्छे मंत्रालय में भी रहे। तो एक जो उस समय आपने 2009 में शैक्षिक निवृत्ति ली, तो क्या उद्देश्य था और क्या मन में आया? देखिए साहब, मैं क्योंकि सिविल सर्विस से आया था और मैंने आपने जैसे बताया कि एमसीडी, डीडीए सारी जगह रहा, मंत्रालय में रहा, मंत्रियों के साथ भी रहा। तो 2019 में 9 में आई वॉज डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पैनल में आने वाला था। कुछ बड़ा लक्ष्य लेके निकले थे? यस बता रहा हूँ उसका, क्योंकि मैं तो ठीक था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता था कि दिल्ली में हूँ, बढ़िया हूँ, सोफिस्टिकेट लाइफ है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस समाज से मैं आया हूँ, जिस जिले से मैं आया हूँ, क्योंकि होता क्या था, जौनपुर और मंडली से जब मैं आता था तो देखता था जो वहाँ पे ये होता था जिसको हम पलायन कहते हैं, वो टीस होती थी कि अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, सारी चीज़ें हो, तो जो वहाँ के जो युवक हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ये दुख मुझे भी होता था, क्योंकि मैं 20 साल की उम्र में मुझे नौकरी मिल गई, मेरे माँ बाप भाई बहन सब छूट गए, और जब तक मेरी वापसी हुई तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। तो मुझे ये लगता था कि अगर वहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए, लोग वहाँ पे बच्चे पढ़ें, वहीं नौकरी मिल जाए, तो आजकल जो हम लोग दिल्ली और बॉम्बे में नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग। तो एक तो ये मेरे दिमाग में था कि एज ए ब्यूरोक्रेट वो नहीं कर सकता, इवन मैं सेक्रेटरी बन जाऊँ तब भी नहीं कर सकता, अगर एज ए पॉलिटिशियन वहाँ जाऊँ तो शायद ये कुछ कर सकता हूँ। तो इस बीच में अरुण जेटली जी मिल गए मुझे एक बार मंत्रालय में, तो कहते हैं आपके जौनपुर इलाके में तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं, तो ये ज्वाइन द पॉलिटिक्स। और फिर देखते हैं, तो मुझे भी लग गया कि शायद बाई ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स आई कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड माई डिस्ट्रिक्ट पीपल। दैट वाज द माय रीजन। भाजपा में है दलितों का स्पेस
और क्या संघ में भी लोग, मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन पर्सनल ओपिनियन नहीं है, क्या भाजपा में दलितों की राजनीति करने वाले लोग हैं या दलित राजनीति का चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में? आप क्या, मैं आपसे ये समझ नहीं, देखिए वो मैं सिंपली भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आपने आडवाणी जी के साथ भी काम किया है आप, तो उसका मैं देखिए भाजपा कांग्रेस दोनों जगह है। तो क्या रीज़न है कि जो दलित राजनीति की बात कर रहे हैं, तो दलित राजनीति में यह है कि उनको वो फेस चाहिए जो कोई बात कह ना सके, जो चुपचाप एक्सेप्ट कर ले। किनको चाहिए? चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। तो इसका मतलब जो बड़े राजनीतिक दल हैं, हाँ, उनको दलित चेहरा चाहिए, दलित नेता नहीं चाहिए। यानी दलित नेता नहीं चाहिए, उनको दलित चेहरा चाहिए। तो हम ये समझना चाहेंगे कि बाबू जगजीवन राम वगैरह जैसे दिग्गज जो नेता थे, जो इंदिरा गांधी के भी स्पेस को उस दौर में टक्कर देते थे, तो वो सिर्फ कांग्रेस के दलित नेता चेहरा रह गए पुराने जमाने में। देखिए, और आज भी राजनीति में वही स्थिति है। एक बात यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा था वो बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम को पता, बहुत पढ़े लिखे थे, उस जमाने BSc थे, फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन क्या है कि उनको कभी दलित चेहरे से आगे नहीं आने दिया गया। सीनियरिटी में नेहरू और शास्त्री के बाद वही थे। तो ये सबसे बड़ी इस देश की, ये राजनीति की सबसे बड़ी ये है कि जो ये मिल जाता है ठप्पा जिसको हम बोलेंगे, तो वो बड़ा गड़बड़ है। तो स्वीकार्यता के लिए भी तो कुछ एजेंडा होता होगा। जैसे वाल्मीकि की स्वीकार्यता हर हिंदू घर में हो, इसके लिए भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे या काम करना चाहिए। हाँ। वैसे ही अंबेडकर क्यों दलितों के हैं, तो उसके लिए भी कुछ लोग काम करते होंगे, काम करना चाहिए। स्वीकार्यता के लिए किस तरह की पहल और लोगों ने प्रयास नहीं किया इसके लिए, स्वीकार्यता के लिए? अंबेडकर की बात करें, अंबेडकर की देखिए, अंबेडकर की स्वीकार्यता साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। आपको उनकी मूर्तियां मिल जाएंगी, लोग उनको पढ़ते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी थीसिस भी पढ़ी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अभी वो स्वीकार्य नहीं है। राजनीतिक तौर पे सबने स्वीकार कर लिया है, लेकिन सामाजिक तौर पे अभी भी अंबेडकर स्वीकार्य नहीं है। वही बात बाबू जगजीवन राम की है। बाबू जगजीवन राम, जो हरित क्रांति लाने वाला कौन था? बाबू जगजीवन राम। रेलवे सक्सेसफुल बनाने वाले थे बाबू जगजीवन राम। डिफेंस मंत्री भी रहे। 71 में जो हम कहते हैं बांग्लादेश में, उसका मेन आर्किटेक्ट बाबू जगजीवन राम थे। ही वाज डिफेंस मिनिस्टर। और अभी भी पुराने सैनिक कुछ उनकी कहानियां सुनाते हैं। आज भी जो लोग जो आर्मी में काम के पुराने लोग मिलते, कहते हैं ही वाज द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर इंडिया है। ड्रेस बदला कुछ इस तरह की बातें आती हैं। बहुत कुछ का ड्रेस बदला, उन्होंने इंश्योरेंस कवर बदला, नहीं तो उसमें मुश्किल थे मरने वाले को 20,000 रुपये मिलते थे। वो सब कुछ बाबू जगजीवन राम ने किया। लेकिन वो जो हमारे बीच में स्टीरियोटाइप बना हुआ है, क्योंकि दलित है, पहले उसको तो हटा दीजिए। तो वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बाबू जगजीवन राम को, डॉक्टर अंबेडकर को, किसी को वो स्वीकार्यता नहीं मिली। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ कि मोदी जी शायद इससे थोड़ा बढ़ रहे हैं, जगजीवन राम और हाँ इनको ला रहे हैं। जैसे देखिए, एक बात है कि कुछ लोग कुछ भी कहें मंडल आयोग के रिपोर्ट के वजह से, चाहे बीपी सिंह को कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप ये माने कि अगर अंबेडकर की स्वीकार्यता किसी ने दी है तो वो थे बीपी सिंह। बीपी सिंह के टाइम में अंबेडकर को भारत रत्न मिला, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनका तैलचित्र लगा। तो ये सब चीज़ें जो तो स्वीकार्यता वहाँ से शुरू हुई। और मोदी ने तो बहुत आगे कर दिया है। मोदी जी ने पार्लियामेंट के इतिहास में पहले अंबेडकर व्यक्ति जिसकी जयंती के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया है, नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद। हाँ 15। क्या उसके पहले 15 में किया कार्यक्रम? उसके पहले कभी कांग्रेस ने इस तरह कार्यक्रम कोई कार्यक्रम नहीं किया। संयुक्त मोर्चा की सरकार में भी इस तरह कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। मतलब कांग्रेस ने कभी नहीं किया इतने साल के शासन के दौरान? किसी ने। ये नरेंद्र मोदी की पहल थी। उन्होंने 2015 में स्पेशल सेशन बुलाया। एक मेरी किताब आई थी अंबेडकर और राष्ट्रवाद, वो पढ़ी के तो वो पांचों लोग जो बोले हैं, मोदी जी ने बोला, राजनाथ सिंह ने बोला, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बोला, सबने इसको माना। और मोदी ने तो ये कहा कि जब कहीं भी हम फंसते हैं तो एक ही कोट याद आता अंबेडकर का,
चाहे सरकार को क्रिटिसाइज करना हो या सरकार को समर्थन देना हो, तो हम कोट करते हैं एक आदमी को, दैट इज डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये उनकी स्वीकार्यता है। लेकिन वो ठीक अभी वो स्वीकार्यता गांव में नहीं जा रही है, जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज वहाँ नहीं जा रही है, लेकिन स्वीकार्य तो है, ये मानना पड़ेगा। अंबेडकर स्वीकार है, मतलब समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई अंबेडकर थे। हाँ। और जब हम कद की बात करें तो जगजीवन राम का कद बड़ा था या अंबेडकर का कद बड़ा था, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें? कंपैरिजन दोनों का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये देखिए, डॉक्टर अंबेडकर क्या था, वो अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, कानूनविद थे। तो उनकी पर्सनालिटी मल्टी डायमेंशनल। एक बार मोहन भागवत जी ने कहा था, अगर अर्थशास्त्री में देखो डॉक्टर नंबर 1 मिलेंगे, संविधान निर्माता देखो, संविधान जानकार देखो, डॉक्टर अम्बेडकर मिलेंगे, सामाजिक सुधारक देखो तो डॉक्टर अम्बेडकर मिलेंगे। जबकि बाबू जगजीवन राम क्या था, वो बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन थे। तो दोनों कंपेयर मत कीजिए। ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर, वेयर बाबू जगजीवन राम वाज ए वेरी गुड पॉलिटिशियन, वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, वेरी सक्सेसफुल मिनिस्टर। और दूसरी बात ये थी, डॉक्टर जहाँ पे कि डॉक्टर अम्बेडकर वो थोड़ा अपनी प्रतिक्रिया जल्दी देते थे। बाबू जगजीवन राम थे कि बड़े कूल माइंड होके उन्होंने 30-35 साल जिस विभाग में रहे वहाँ आरक्षण पूरा किया, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण पूरा किया, लोगों को जोड़ा। आप कभी बॉम्बे में जाइए तो वहाँ देखेंगे बॉम्बे सेंट्रल पे वो जितने बिहारी मोची हैं सबका अपना एक अधिकार है। और बाबू जगजीवन राम ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम ये लाया था जब वो रेल मंत्री थे। पानी बाबू वाली कहानी सुना रहे हैं? यस यस, वही तो उनका ये था कि जो वहाँ वाटरमैन होगा वो दलित जाति का होगा। यस, मैंने सुना, ये कहानी मैंने सुनी कभी। तो अच्छा देखिए, तो दोनों का तो रेलवे में जब रहे वो रेल मंत्री, चूंकि वो सांसद तो हमारे यहाँ के थे। हाँ। मेरे यहाँ के रहने वाले थे, और आरा के भोजपुर जिले के रहने वाले थे, और सांसद सासाराम के थे। तो हम लोगों ने कहानियां सुनी कि जब वो आते थे तो उनके जो समाज के लोग थे, जो दलित जाति में उनके समाज के लोग थे, वो बोलते थे कि बाबूजी नौकरी ना मिले। तो कहते थे कि हम तो नौकरी दे देनी, सब रेलवे स्टेशन पे तू लोग के काम लगा देनी। तो उस तरह से एक वो भी उस दौर में अगर समझा जाए तो भी एक तरह से सामाजिक परिवर्तन का जरिया हो सकता है। क्योंकि अगर दलित जाति का व्यक्ति जो है, पानी बाबू के तौर पे उनकी नौकरी होगी। जबकि एक प्रसंग है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आज के कंटेक्स्ट में सामाजिक परिस्थितियां बदली हैं, समझदार स्वर्ण तो ये जानता है कि उसको कैसे लोगों के साथ रहना है। उस दौर में जगजीवन बाबू के घर पे भी लोग कहते हैं कि जगजीवन बाबू के घर पे भी जो पकवान बनाने वाला व्यक्ति था, जो उनके यहाँ खाना बनाने वाला व्यक्ति था, उनको ब्राह्मण रखना पड़ता था अपने यहाँ, एज मतलब कुक जो है। हाँ ठीक है, चूंकि सामाजिक व्यवस्था में उन परिस्थितियों में वो जायज भी था। देखिए आप एकदम देखिए ऐसा है कि जो समाज में परिस्थितियाँ एकदम आप रिवोल्ट नहीं कर सकते। आप सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर में बाबू जगजीवन राम में यही फर्क था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने गुस्से में आके ये कह दिया कि अगर तुम्हारे यहाँ से ये छुआछूत वगैरह नहीं हटा तो मैं हिंदू धर्म बदल दूंगा। उन्होंने बोला भी है कि मैं हिंदू पैदा तो हो गया हूँ, लेकिन ये मेरे अख्तियार में हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन बाबू जगजीवन राम पूरी उम्र सनातनी रहे हैं। और वो एक कोई पाथ फॉलो करते हैं? नहीं, वो तो पता है, शिवनारायणी संत वो हिंदू धर्म का ही है। हाँ। वो दलितों का एक संत शिवनारायणी, लेकिन वो सदैव सनातनी रहे। वो कौन सा पंथ जगजीवन राम फॉलो करते थे? सनातनी, वो शिवनारायणी। और वो दलितों का ही पंथ है? वो दलितों एक्चुअली, जबकि शिवनारायणी पंथ के जो मुखिया थे वो शिवनारायण सिंह राजपूत थे, लेकिन जो शिवनारायण सिंह को मानने वाले हैं वो दलित हैं अभी भी। कहाँ है वो, कहाँ पे हैं ज़्यादातर? वो एक्चुअली ज़्यादातर आपको पूर्वांचल, पूरी उत्तर प्रदेश में, बिहार में ये मिलेंगे। और दलितों में भी जो चमार जाति है वही ज़्यादा मानते हैं शिवनारायणी। ओके। तो इसलिए मानते थे कि बड़ा बदकिस्मती ये है कि जो सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, चाहे वो सवर्ण हुए हैं, उनको भी इतनी ऑर्थोडॉक्सी बढ़ गई, उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि शिवनारायण जी का ये मेन मानना ये था कि जब लोग बैठेंगे आपस में गादी लगेगी, बातें होंगी तो वो होगा। लेकिन उन्हें जो ऑर्थोडॉक्स है वो नहीं माना। उनको कितना भाई, ये तो एक बड़ी हंसी की बात बताऊँ आपको। एक बार हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा था तो एक बाबू राम नरेश सिंह, उनको बड़े बाबा कहते थे, तो राजपूत थे, बड़े वो थे। तो वो एक कोई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी।
तो वहाँ वो जाते थे, इसलिए जाते थे कि भाई मतलब ये अपना वोट कम से कम ठीक ठाक दो। भाई वहाँ तो दोनों ही दलित लड़ रहे थे, तो जो कम पढ़े लिखे वो कहते थे भैया ये भी समारोह हो गया है। तो चक्कर ये है कि जो अगर सवर्ण सुधार के लिए आता है उसको भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप ये मान सकते हैं क्या वीपी सिंह को राजपूत समुदाय ने एक्सेप्ट किया है? सन 90 के मंडल आयोग के बाद, मंडल आयोग सही है गलत है वो एक डिफरेंट इशू, हम डिबेट हो जाएंगे, क्या पूरे राजपूत समाज ने वीपी सिंह का बहिष्कार नहीं किया है? कभी वीपी सिंह की जयंती पे क्या राजपूत समाज कभी आगे आता है? कौन दोषी है, क्या जरूरत थी? मैं इसमें एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे मैंने किताब लिखी मुसहर समाज का इतिहास वही योगदान, तो मेरा ये था कि जो मुसहर समाज के लोग, उनमें अगर ये किताब जाएगी तो उनमें अवेयरनेस आएगी, भाई ऐसे ऐसे हम लोग रहे हैं, हमारी यह इतिहास रहा है। लेकिन हुआ क्या कि मैंने किताब छपवाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम रखा गया और जीतनराम मांझी के अप्रूवल से वो रखा गया कि वहाँ पे एक ये चर्चा होगी कि भाई जो मुसहर जाति है इसको अनुसूचित जाति के बजाय अनुसूचित जनजाति में क्यों नहीं क्लासीफाई किया जा रहा है। मांझी जी ने कहा क्या बुलाइए, मैंने उसमें अतिथि के तौर पे भाजपा संसदीय बोर्ड के डॉक्टर सत्यनारायण जटिया काफ़ी लोग आए और ये था, लेकिन पता लगा कि मांझी जी उस दिन आए ही नहीं। कहते कि भाई एनडीए की बैठक चल रही है। तो मेन मतलब ये है कि आपकी एनडीए या अपनी पार्टी की प्राथमिकता मुसहर समाज के कल्याण से ज़्यादा है। तो वो जो बात हो रही थी कि मुसहर समाज पे ये कम से कम ये सरकार तक ये कहानी जाती कि भाई मुसहर समाज आदिवासी क्लासीफाई क्यों नहीं हो पा रहा है, वो वहीं का वहीं रह गया। क्यों आदिवासी में आना चाहिए? जो क्राइटेरिया है क्या है किसी जाति को क्लासीफाई करने का, और मुसहर समाज जो है क्यों कैसी एलिजिबिलिटी रखता है, किस तरह एलिजिबिलिटी रखता है? क्योंकि मुसहर समाज भी एक घुमंतु जातियाँ हैं, ये आदिवासी क्षेत्रों में ही घूमती रहेंगी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो शहरों में आ गए हैं, तो क्योंकि इनकी जो संस्कृतियाँ हैं, इनका जो रहन सहन है वो बिल्कुल आदिवासियों से मिलता है। क्या आपने जब ऑब्जर्व किया तो क्या आपको देखा? देखिए आप देख लीजिए कि ये पहली बात ये है कि जो इनके धार्मिक या वो जो है वो आदिवासियों जैसे हैं, खाना पीना का आदिवासियों जैसा है, कोई इनके पास ज़मीन नहीं है, ना इनके पास कोई आधार कार्ड है, ना इनके पास वो है। तो ये दरअसल घुमंतु हैं, तो घुमंतु हैं तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन आदिवासी में होना चाहिए था। उससे एक फ़ायदा ये होता क्योंकि आप जानते हैं जो जनजाति है उनमें थोड़ा कंपटीशन कम है, प्लस इनके जो उद्योग धंधे हैं उसमें आदिवासी मंत्रालय द्वारा काफ़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे दोना पत्तल हो गया, चाहे वो शहद या जो भी चीज़ें हैं, तो इनको एक विकास का मौका मिलता। लेकिन वो जीतनराम मांझी जी क्यों छोड़ गए ये पता नहीं है। दूसरा, मैंने कहा था भाई फ्री ऑफ कास्ट ये किताबें बंटवाओ, लेकिन जीतनराम मांझी ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया या किसी और मुसहर ने नहीं लिया। तो मुझे लगता है इन जात के लोगों को ये है कि अपना काम चलता रहे और ये जाति वहीं की वहीं पड़ी रहे। ये बात मुझे पद्मश्री भीम सिंह भवेश ने भी ये कहा, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि उनको, वो तो कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री हम देख रहे थे उनकी, वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री में सुना हमने जब उनको, तो वो कि मुसहर बदबू मारते हैं, और वो गाना बैकग्राउंड में म्यूजिक बड़ा जो अपनी वो समस्या बताते बड़ा औसम लग रहा था। तो क्या मतलब भीम सिंह ही क्यों आगे आ पाए? इसलिए आगे आ पाए क्योंकि उनके समाज में कोई जागरूकता उस तरह की थी नहीं, लोगों के बीच उस तरह की शिक्षा दीक्षा नहीं, ये तो माना जा सकता है ना। नहीं तो वो देखिए जो आदमी 1000 साल से 15 साल से जो अगर उसी परिस्थिति में रह रहा वो तो रहेगा, उसको उसको निकालेगा कौन? निकालेगा पढ़ा लिखा समाज का समझदार, जो उस समुदाय के पढ़े लिखे लोग हैं जो आगे आ चुके उनको निकालना पड़ेगा ना। तो इससे ये तो माना जा सकता है ना कि कोई भी जाति में जन्मा व्यक्ति हो उसके उत्थान का माध्यम कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, कोई जाति बैरियर नहीं। लेकिन ये कम से कम जो उस समाज से बने लोग हैं उनका तो ये बनता है, क्षेत्र बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि आप इनको निकालो बाहर। तो पॉलिटिकल व्यक्ति जो होता है वो पूरी तरह सच्चा नहीं होता है, ये भी कहा जा सकता है। नहीं, पॉलिटिकल व्यक्ति तो उसका अपना स्वार्थ होना चाहिए, उसको उस समुदाय के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस घेरे में सारे लोग आ जाते हैं, फिर सारे आ जाते हैं। एक अभी समरसता का साल चल रहा है संघ का, 100 साल पूरे हो गए, तो संघ कह रहा है कि धर्मांतरण
धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, पहले से भी कहता रहा, अभी भी कह रहा है। हिंदुओं को एक मैसेज दे रहा है कि भाई घर वापसी का भी रास्ता हमें खोलना चाहिए अपने यहाँ। तो अगर हम बात करेंगे दलितों की खासकर एक जो तबका है जो धर्मांतरण को इसलिए स्वीकारता है, बोलता है कि भाई हमारा जीवन बदला, ठीक है। एक तबका जो बोलता है कि हमें दिक्कतें हुई लेकिन हम आपके साथ हैं। तो मतलब अगर सम्मान नहीं मिले और अगर कोई कहता है कि भाई हमें धर्मांतरण करना है तो क्यों गलत है? देखिए ऐसा है, धर्मांतरण की दो बातें हैं। अगर मान लो किसी आदमी का यहाँ पे आप घर छोड़ के, अगर आपके घर में आपका अपमान हो रहा है तो घर छोड़ के नहीं जाएंगे आप। आपने ऐसी परिस्थितियाँ बनानी है कि घर में आपका सम्मान हो। जैसे सिंबल के तौर पे, प्रतीक के तौर पे बाबू जगजीवन राम, हाँ, वो सारी उम्र वो सनातनी रहे। लेकिन अंबेडकर तो चले गए। नहीं, देखिए दोनों में एक फ़र्क है। अंबेडकर क्या था, वो थोड़ा प्रतिक्रियावादी थे, रिएक्शनरी, बिल्कुल वो हो जाते थे कि भाई ये नहीं हो गुस्से में आ जाते थे। जगजीवन राम में ये था, जो मैंने पहले भी कहा है कि वो बड़े शांत स्वभाव के थे, जबकि ऐसा नहीं कि उनका अपमान नहीं हुआ है। जगजीवन बाबू को पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन दिलवाया, क्योंकि उनको पता था कि और उनको कोने में बैठा दिया जाता था, और कोने में बैठा दिया जाता बाल काटने को तैयार नहीं ये चीज़ें आप देखते थे। तो अल्टीमेटली वो वहाँ से छोड़ के जाके कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी की। तो ऐसा नहीं कि जगजीवन राम को ये नहीं झेलते थे, लेकिन वो थोड़ा सा शांत थे कि ठीक है ये समय बदलेगा। और अंबेडकर बिल्कुल एक रिएक्शनरी थे, वो अलग होता था। अंबेडकर का क्या था, आध्यात्मिक कदम था कि सामाजिक क्रांति उन्होंने कर दी पूरे देश में? मतलब एक तरह से एक मैसेज तो दिया ना। नहीं, उन्होंने एक मैसेज दिया सामाजिक क्रांति का कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो हम ऐसा हो। उसके लिए उन्होंने रास्ता क्या दिया, शिक्षा का। उनका कन्वर्जन को कितना पसंद करते थे अंबेडकर? नहीं, अंबेडकर नहीं। देखिए, अंबेडकर अगर चाहते, आपको मैंने बताया कि अंबेडकर को जब ये बात डिसाइड हो गया, क्योंकि जब हिंदू कोड बिल उनका पास नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर वो कन्वर्जन की सोच रहे थे। तो जब कन्वर्जन के लिए वो गए तो पहले उनको हैदराबाद के निज़ाम ने ऑफर किया, ब्लैंक चेक तैयार नहीं हुए। पादरियों ने उनको खूब, बिसरियों ने बोला कि आप ले लो, आपको, क्योंकि वो जानते थे अगर वो कन्वर्जन करते तो जो भी, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया रहा हो चाहे अमेरिकन रहा हो, उनको बहुत कुछ मिलता। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उस धर्म में धर्म परिवर्तन करूं जहां ये रूढ़वादिता ना हो, जहां पे ये अंधविश्वास ना हो। तो उसके लिए उनको वो, लेकिन बौद्ध धर्म जो है लंबे समय तक गायब रहा भारत से, तो इन्होंने कन्वर्ट जब किया खुद को अपने अनुयायियों के साथ, तो क्या है मतलब अंबेडकर का जो बुद्धिज़्म है, वो बुद्धिज़्म बौद्ध परंपराओं से तो हमें लगता है पूरी तरह अलग है। तो ये पुनर्पाठ था या फिर कोई वैचारिक आंदोलन की तरह ये काम करने लगा? देखिए, इसमें ऐसा था कि क्योंकि कौन जो धर्मग्रंथ है, त्रिपिटक बोलते हैं उसको, वो सारे धर्मग्रंथ का पाठ तो ये करते हैं, लेकिन कन्वर्जन के बावजूद बहुत सारी मूल चीज़ें हिंदू धर्म की उनके अंदर आज भी है। देखिए, उसका दो कारण है। क्योंकि जब बाबा साहब ने ये बौद्ध धर्म अपनाया तो तब तक बौद्ध धर्म में दो चीज़ें आ चुकी थी, हीनयान और महायान। हीनयान तो वो लिखते जो बिल्कुल कस्टमरी चल रहे थे, लेकिन महायान वाले वो थे जो कि हिंदू धर्म की रीतियों को वो मान रहे थे या उसको अपनाना शुरू कर दिया था। तो जो अंबेडकर का बौद्ध है वो महायान है। वो उन्होंने बिल्कुल वो उस तरफ नहीं, रूढ़वादिता तरफ नहीं गए हैं। वो उन हिंदू रीतियों को अपना रहे हैं जो रूढ़वादिता से अलग है, अंधविश्वास से अलग है, जातिवाद से अलग है। अदरवाइज तो अब भगवान बुद्ध क्या थे, राजपूत परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके धर्म का यही था कि वहाँ पे जाति पात ना हो, औरतों के साथ भेदभाव ना हो। वही चीज़ अंबेडकर भी मानते थे। अगर आप अंबेडकर के हिंदू कोड बिल की बात करें तो वहाँ भी तो यही बात है कि महिलाओं को, इनको जो मतलब ये कहते हैं कि वो सक्सेशन का अधिकार मिले, उनको अधिकार मिले। अंबेडकर ने लड़ाइयाँ भी लड़ी, कहा भी ये बात कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट मिलनी चाहिए। उस समय कहा जब शायद इसको एक तरह से सामाजिक तौर पे उसकी स्वीकार्यता नहीं थी। जी बिल्कुल, आप ये हिंदी कोड बिल में देखिए उनका विरोध किसने किया था, गर्भपात्री महाराज जी, जो बनारस के सबसे बड़े साधु थे। तो वो जो उस समय के जो हिंदू धर्म गुरु थे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और अंबेडकर ने, समझ लीजिए कि जिसको हम कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अदरवाइज वो आराम से केंद्र में कानून मंत्री रह सकते थे,
लेकिन वो इकलौते ऐसे ऐतिहासिक पुरुष मिलेंगे जो कि महिलाओं के कल्याण के लिए उसने अपना मंत्री पद त्याग दिया। और उस समय ये बहुत बड़ी बात थी एक तो तरह आप ये देख लें, अम्बेडकर को सिंपली आप उस परिप्रेक्ष्य मत लीजिए कि दलितों के नेता हैं, वो महिलाओं की भी कल्याण के लिए आगे आने वाले पहले नेता हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह के जीवन से जुड़ा कोई प्रसंग जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी, उनकी जन स्वाभिमान यात्रा चल रही थी, तो उस समय उनके संपर्क में आया। फिर मेरी पहली किताब थी दैट इज़ राष्ट्रवादी कर्मयोगी, जिसका लोकार्पण माननीय आडवाणी जी ने किया था। तो उनके बारे में 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। एक तो जब मैं उनके पास जाता था, इतने बड़े स्टेचर के नेता हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा इतने बड़े नेता हैं। पहली बात ये थी कि वो अक्सर कहते थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव, और ये मैंने उनसे सुन के मेरा पहला आर्टिकल आया था 2014 में दिसंबर में, कि ये जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं वो एक साथ क्यों नहीं होते। तो मैंने माननीय आडवाणी जी से बात की भी थी, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो वो नेशनल पर्सपेक्टिव पे होंगे। अभी क्या होता है कि लोकसभा के चुनाव अलग हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव अलग हो रहे हैं, तो क्षेत्रीय दलों द्वारा जो जाति और धर्म की राजनीति हो रही है वो नहीं होगी। आप अगर ध्यान दें कि 1969 से पहले जो चुनाव हुए, लोकसभा और राज्यसभा साथ होते थे, तो कभी जाति और धर्म की राजनीति इतनी ज़्यादा नहीं हुई। ठीक है, पोलराइजेशन होता था कि ब्राह्मण और दलित एक जगह जा रहे हैं, वो सब होता, लेकिन इस तरह का मतलब जाति और धर्म की खुली राजनीति नहीं होती थी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो ये शुरू हुई, ये शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी जी से मैंने सीखी, तब मैंने लिखा। दूसरी चीज़ एक बात थी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना के मज़ार पे एक बात बोल दिया था कि ही वाज सेकुलर, और उसके कहने के कारण शायद उस दिन से लाल कृष्ण आडवाणी जी साइडलाइन हो गए। जबकि रियलिटी ये थी, मैंने पढ़ा है कि दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो जिन्ना ने कहा कि जो पाकिस्तान वो होगा वो धार्मिक वो नहीं होगा। वो अलग बात है कि जिन्ना के मरने के बाद वहाँ पे राजनीति बिल्कुल बदल गई, तो जिन्ना बिल्कुल सेकुलर थे, और वही बात आडवाणी जी ने कही थी, लेकिन उसको अदरवाइज लिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये बड़े नेता जो हैं ये अलग कैसे होते हैं? अगर हम आडवाणी को देखें या मायावती को देखें और अगर हम कांसीराम को देखें, तो ये आम लोगों से अलग कैसे होते हैं? क्या इनके सोचने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है? बिल्कुल अलग। या फिर वो इस तरह का स्टेचर किस तरीके से बन पाता है? देखिए, उसका ये है कि जो उनकी सोच होती है ना, वो सोच बड़ा टोटलिटी में देखते हैं कि ये है। अब जैसे मैं एक बात आपको छोटी सी बताऊं कि आडवाणी एक मैं किताब लिखी थी हिंदुत्व एक जीवन शैली, उसका संपादक संकलन मैंने किया था, संपादक में कल्लाद जी को डाला गया। तो हम और कल्लाद जी दोनों गए कि साहब इसका आप प्राकथन लिख दीजिए। तो आडवाणी जी ने एक बात कही थी, नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं राम मंदिर निर्माण के लिए मेरा कमिटमेंट है, लेकिन आज भी 20 देश में 18% 15% मुस्लिम रहते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए कि मतलब वो आप मान लीजिए कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना उसके शीर्ष नेताओं में आडवाणी जी थे। लेकिन दूसरी बात यह है, कभी वो इस तरह के रेडिकल हिंदू नहीं थे जिस तरह उनको कहा जाता था। क्योंकि आडवाणी जी ने एक मुझे खुद बताया था कि उनकी किताब का लोकार्पण था, तो कहते हैं यार अजीब है, जब मैं कहता हूँ राम मंदिर बनेगा तो मुझे रेडिकल हिंदू कह दिया जाता है, और जब मैं ये कहता हूँ कि जिन्ना सेकुलर थे तो कहते ही थे अपने से भी गया। तो मेरे हिसाब से आडवाणी जी के इतने व्यक्तित्व को, बड़े व्यक्तित्व को समझा नहीं गया। क्या लोग नहीं समझ पाए आडवाणी जी के बारे में? इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, राजनीतिक जीवन में बहुत आगे गए, ऐसा क्या था जो भारत के लोग? एक्चुअली क्या हुआ है कि राजनीति में जब ये सने सने बदलाव हुआ है तो हमारी प्रायोरिटीज़ बदलने लगी हैं। जैसे जब अटल जी थे तो अटल जी के समय में क्या हमने कि आर्टिकल 370 ट्रिपल तलाक वगैरह मुद्दे को छोड़ दिया था, लेकिन जब हम मेजॉरिटी में आए तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ में आ गए। तो जो समय के
बदलाव के साथ जो हमारी प्रायोरिटीज बदलती रही, उस लिहाज से मुझे लगता है कहीं न कहीं जाके आडवाणी जी आउटडेटेड हो गए या कर दिए गए। और आउटडेटेड हो सकता है कि इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां आ गई हाँ। देश में कि उन्हें शायद साइडलाइन करना पड़ा या साइडलाइन हो उम्र गए। की बात है, जो भी रहा है, लेकिन ये है कि समय के साथ साथ जो है वो प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। अब जैसे पहले जो जनसंघ था, क्योंकि मैं तो उस समय से जुड़ा हूँ, तो उस समय ये था कि बड़ा सीधा कहते हैं भाई ये तो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। बाद में कल्याण सिंह जी आए तो बैकवर्ड और दलित भी बीजेपी के साथ आया, और मोदी जी के आने के बाद तो बिल्कुल ही हो रहा है। उसमें एक आप ले लीजिए जो अभी यूजीसी एक्ट आया है, सारी चीज़ें, हालांकि उसको उसमें वो गलत नहीं है, लेकिन कम से कम देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं मोदी जी की, अगर मोदी जी को एक बार लोग कहने कि यूजीसी एक्ट ला के गलत किया है, तो मोदी जी ने EWS भी दिया सवर्णों को। इसलिए इन नेताओं को आप पार्शियली मत समझिए क्या गलत क्या सही है, इनको बिल्कुल संपूर्णता के तौर पे देखिए, तब पता लगता है कि इनका व्यक्तित्व क्या है, चाहे वो काशीराम रहे हों, चाहे मायावती हों। काशीराम में क्या अलग था? काशीराम, जब आप एक बात अभी आपने चर्चा के दौरान कही कि काशीराम मतलब जो राजनेता होते हैं उनका देखने का तरीका जो होता है वो अलग होता है जी। और दूसरी बात आपने कही कि भाई वैचारिक तौर पर जो है उनको टोटलिटी में देखते हैं सारे चीज़ों। ठीक। काशीराम ने किस तरह की राजनीति की? क्षेत्रीय दल का अस्तित्व अगर नहीं रहता तो ये बहुजनवादी दल भी उभर नहीं पाते भारत की राजनीति में, या बैकवर्ड पॉलिटिक्स या दलित आइडेंटिटी वाले। देखिए, जब मैं जो काशीराम जी को जहाँ तक मैं जानता था, वो नगरपुरा में रहते थे, तब मैं ब्यूरोक्रेट था, तो उनके यहाँ जाने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, क्योंकि वो खुद भी ब्यूरोक्रेसी से आए थे। तो काशीराम का ये था कि वो पहली बात उन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा, और वो काशीराम का एक था वो जागरूकता जो लाने की बात थी। अगर काशीराम जगजीवन राम और बाबा साहब अम्बेडकर से अलग तो इसलिए थे कि जो जागरूकता का वो लोग नहीं ला पाए थे। तो जो दलितों को जो मेन राजनीति में जोड़ने का काम वो काशीराम ने किया कि इकट्ठे हो, वैचारिक तौर पे संगठित करने का काम किया अम्बेडकर ने। हाँ। और काशीराम ने उनको राजनीतिक तौर पे एक अलग पहचान देने का अलग पहचान दी। तो ये इसीलिए था। तो काशीराम का इस वे में माना जाए कि वो एक बिल्कुल अलग आइडेंटिटी देना चाहते दलित मतदाताओं को, दलित वोटर्स को, वो देने में कामयाब भी रहे। अब आपने एक बात कही कि क्षेत्रीय राजनीति, अब वो कुछ ऐसे कारण थे कि शायद वो पंजाब में वो नहीं कर पाए, क्योंकि पंजाब में दलितों की संख्या 30% से ऊपर है, क्योंकि लेकिन वहाँ पे दलित राजनीति का कोई भी उसका कारण स्पेस नहीं मिल पाया उनको। इसलिए नहीं मिल पाया कि उन्हें मायावती जैसा कोई नेतृत्व पंजाब में नहीं मिला जिसको बूस्ट कर पाते। पंजाब में है इन्फ्लुएंस अभी भी बसपा का, बहुजन समाज पार्टी, बहुत अच्छा है ना? है कितना विधायक अभी तो जीतते नहीं है विधायक? नहीं 5-7 विधायक तो हर बार ही आते हैं उनके पंजाब में। तो और खास उनकी जो जाति है, हाँ, जाट और जाति उसी में उसमें आते हैं। रमदसिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रमदसिया बोले जाते हैं। रमदसिया, हाँ। वो उनका अलग गुरुद्वारा भी है रमदसिया का। यस वो क्योंकि जो कन्वर्टेड सिक्स हैं वो अलग है, अकेले वो सिख की हैं, उसमें निम्न जातियाँ, क्योंकि अब जो मेन गुरुद्वारे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना अलग बना लिया है। तो अदरवाइज तो सारे सिख ही हैं, लेकिन हर इवन जैसे हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि यहाँ जातिवाद है, वो वर्णवाद वहाँ भी है, इस्लाम में भी है। तो वो जो सेक्ट है जो पंजाब में है उसका इन्फ्लुएंस कनाडा और अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ से फंड भी आता है, उनको पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन जो मेन मुद्दा रहा क्या, और वही जो हम लोग देखते हैं वहाँ पे बनारस में जो रविदास जी का टेम्पल है, वो जो आते वही सिखाते, रमदसिया सिख आते हैं वो वहाँ पे जो रविदास मंदिर में ज़्यादातर विजिट कर। बिल्कुल क्योंकि देखिए रविदास का तो दो तरह से, एक तो पंजाबी वो जो पंजाब से आते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए सिख धर्म में जो भी उनकी गुरुवाणी होती है इसमें संत रविदास के आपको मिलेंगे। लेकिन रविदास का दोनों तरफ, यूपी में भी क्योंकि रविदास को बहुत मानने वाले हैं, प्लस पंजाब में मानने वाले हैं, इसलिए उनका थोड़ा अलग है। लेकिन रविदास कहीं एक्सेप्टेबल हैं, वो सिख धर्म में भी एक्सेप्टेबल हैं, रमदसिया में भी एक्सेप्टेबल हैं, और हिंदू धर्म में तो है ही है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, अभी हम जब जाते हैं पिछले 10 साल 12 साल में हमने ही देखा, खासकर
रविदास जी को मानने वाले लोगों में, मतलब वो तो हो सब पढ़ाई लिखाई की वजह से भी, जागरूकता बढ़ने की वजह से रविदास बिकम सिंबल ऑफ कलेक्टिंग दलित यूथ्स। खासकर हम अगर उनकी जाति, मतलब संत की तो जाति नहीं होती है, इस तरह की बात नहीं भी बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो हम देखते हैं, जो ग्राउंड पे देखते हैं कि रविदास समाज के लोग जमकर रविदास की, संत रविदास जी की जयंती मनाते हैं। वो एक तरह से गैदरिंग का जो है वो एक जरिया हो गया रविदास जयंती। तो आपको लगता है कि पिछले 20-25 साल में जो दलित युवा हैं, अलग जातियों में भी बटे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक तरह से सिंबॉलिक तौर पे रविदास ने कनेक्ट करने का, संत रविदास ने प्रयास जो किया लोगों ने, संत रविदास एक सिंबल के तौर पे स्थापित हुए हैं? देखिए, अगर आप रविदास को देखेंगे तो रविदास को देखिए, रविदास की मेन जो थी, कठौती में जब मन चंगा, कठौती में गंगा। ठीक है। तो वो जो उस तरह की जो आस्था रविदास ने वहाँ पैदा की, क्योंकि वो जाति के चमार थे या भोजकी थे, इसलिए। तो आजकल क्या, आजकल की राज जबकि इनके देख लें, शिष्यों में देख लें, मीराबाई या और शिष्य, ये कौन थे? ये सारे राजपूत थे। रविदास खुद भगवान कृष्ण को मानते थे, ये मानते थे, लेकिन क्या आज की जो राजनीति हो रही है, वो पता नहीं क्या है कि हर आदमी खोज रहा है कि हमारा सजातीय कहाँ मिल रहा है। समस्या ये है। तो गलतियां दोनों तरफ से हो रही है। यस, क्योंकि रविदास को पॉलिटिकल, संत रविदास को पॉलिटिकल सिंबल के तौर पे, सोशल यूनिटी के सिंबल के तौर पे, इस तरह से कोई भी जाति का प्रतीक, जैसे नितिन नवीन अगर पांडिचेरी जाते हैं तो एक तरह से एक तबका कहीं ना कहीं कहता है कि नितिन नवीन कायस्थ जाति के हैं, और महर्षि अरविंद खुद कायस्थ है, इसलिए नितिन नवीन गए दर्शन के लिए। तो पॉलिटिकल एंगल तो जुड़ ही जाता है। जुड़ जाता है। देखिए, एक बार किसी ने पूछा था कि नितिन नवीन को क्यों लाया गया है, तो नितिन नवीन क्योंकि आपको तो बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है। और जो बंगाल का विभाजन हुआ, वहाँ पे क्या था कि जो जोगिंद्रनाथ मंडल जो गए, उसकी आपको हिस्टोरिक बात बताऊं, क्योंकि जोगिंद्रनाथ मंडल वहाँ पे जो ब्राह्मण और कायस्थ जो जमींदार थे जी, उनसे दुखी थे, क्योंकि जो उनकी नामशूद्र जाति थी वो उनसे शोषित थी। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए कायस्थों और वो वहाँ गए, जिन्ना के साथ चले। तो अभी भी जो एक तरह से कहीं न कहीं ये माना जाता है, आई मे बी रॉन्ग, या मुझे रॉन्ग होना ही चाहिए, कि जो नितिन नवीन जी को लाया गया है, क्योंकि वो बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहाँ पे जो कायस्थ वोट हैं सवर्ण, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, पॉपुलेशन के हिसाब से इन्फ्लुएंशियल है। yes, या फिर पावर के हिसाब से। चूंकि बंगाल में जो राजनीति मुझे जो समझ में आती है, हम लोग जो देख पाते हैं, वहाँ जाति के नाम पे वोटिंग का पैटर्न नहीं है, ये मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि स्वर्ण ही है, स्वर्ण भी कायस्थ और ब्राह्मण, मतलब जो हम लोग जान पाते हैं। लेकिन क्या किसी नेता जब दर्शन करने जाता है, चाहे मोदी जी जा रहे हो, चाहे नितिन नवीन जा रहे हो, तो हम जब कनेक्ट करेंगे तो उसको जाति से तो लोग जोड़ के देखते ही हैं। वो तो उससे तो हम निकल नहीं सकते। ये मटुआ कम्युनिटी और नमो शूद्रा कम्युनिटी अलग अलग है, दोनों अलग अलग जातियां हैं। ठीक है। और बंगाल में सबसे कम जातियां भी होंगी। कितनी जातियां होंगी बंगाल में? अगर बंगाल में स्वर्ण और दलित मिला के टोटल कितनी जातियां होंगी? मैंने ख्याल 60% से ऊपर नहीं है, कमी होंगी जातियां टोटल संख्या के, जैसे ब्राह्मण, दलित, इस तरह से 5 से 7 होंगे। हाँ, वो भी तो अगर आप इस तरह देखें तो 15-20 तो ले लीजिए। तो यूपी और बिहार से तो ये काफ़ी कम हो गया, बहुत कम है, हजारों है यूपी और बिहार में। यूपी और बिहार में तो आप जोड़ ही नहीं सकते, वहाँ कम है। लेकिन ये है कि जो वहाँ पे डोमिनेंस, जिसको आपने अभी पावर की बात बोली है, तो वहाँ पे कायस्थों का पावर और पॉपुलेशन बेशक कम हो, लेकिन वैसे वो काफ़ी डोमिनेंट है। अम्बेडकर को, आपने किताब लिखी अम्बेडकर और राष्ट्रवाद। अम्बेडकर को, आप जब अम्बेडकर को राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, तो कैसे ये बात प्रूव की जा सकती है कि अम्बेडकर पूरी तरह राजी थे कि दलितों के लिए अलग देश नहीं बनना चाहिए? क्योंकि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जो एक्सट्रीम दलितवादी हैं, वो भी एक हम अपने हिसाब से तय करके रखा है, जो एक्सट्रीम दलितवादी है, जो पंजाब में है, जो महाराष्ट्र में है, कहीं ना कहीं वो अंदरूनी तौर पे आपस में विमर्श के तौर पे जरूर बात करते हैं कि हाँ, अगर हमारा एक देश रहता दलितों का इस यहाँ पर, तो हमें ज़्यादा फ्रीडम रहती, हमें मैनिपुलेशन नहीं रहता। या फिर जब पाकिस्तान की बात होती है, तो ये भी लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ कि बंटवारा हो गया, नहीं तो भारत हिंदू और मुसलमान में जकड़ा जाता। हम ये जानना चाहता हूँ कि इस किताब के माध्यम से आप वाकई लोगों तक किन बातों को आगे लेकर गए?
देखिए, जो मैंने किताब लिखी अम्बेडकर राष्ट्रवाद, तो उसका मेन ये था कि जैसे कुछ राष्ट्रीय इश्यूज हैं, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक के और भी इश्यूज हैं, तो इसके लिए पहले आपका इशू जो है कि क्या अम्बेडकर रियली राष्ट्रवादी थे। पहली बात ये बता दूं कि जब 1929 में ब्रिटिश इंडिया में एक लॉ पास हुआ कि देयर विल बी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, अगर अंबेडकर चाहते तो उसको बड़ा इनकैश कर लेते, एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित लेके एक अपना कंट्री बना के आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन अंबेडकर नहीं चाहते थे, क्योंकि अंबेडकर, मैं बता दूं, वो बिल्कुल भारतीय थे फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। तो वो उन्होंने ये देखा कि भाई जबकि ये प्रपोजल लाए वही थे, क्योंकि दलितों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो मौका डाला कि भाई कम से कम ये कर दो, जैसे कम्युनल अवार्ड मुसलमानों के लिए आया, तो इसी तरह से दलितों के लिए आ गया कि दैट विल बी सेपरेट इलेक्टेड फॉर डिप्रेस क्लास। दलित वर्ग तो उसमें नहीं था। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये दलित जो हैं ये हमसे अलग हों, क्योंकि गांधी जी टोटलिटी में इनको हिंदू मानते थे और अंबेडकर भी इनको हिंदू मानते थे। आजकल मानते थे। यस आजकल अंबेडकर खुद को भी हिंदू मानते थे, क्योंकि ये नए वाले जो आजकल अंबेडकर राइट आ रही है अपने आप को हिंदू नहीं मानते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर मानते थे। तो उन्होंने मानना कब बंद किया? वो बता रहा हूँ। तो ये मानना उन्होंने तब बंद किया है, ये 1930 के आसपास, जब उन्होंने कहा था कि भाई जो इतनी यहाँ पे कुप्रथाएं आ गई हैं, रूढ़िवादिता आ गई हैं, अंधविश्वास आ गए हैं, अगर आप लोग इसको ठीक नहीं करेंगे तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। और उस आदमी ने 40 साल तक वेट किया। गए वो कुएं के पास पानी लेने, हाँ, लोगों ने पानी नहीं दिया। हाँ, तो पानी आखिर वो चाहते तो अलग कुआं बनवा सकते थे, लेकिन पानी वहीं लिया। जो महाड़ तालाब का वो सत्याग्रह उनका था, पानी वहीं से लिया ना। 1927 में वो महाड़ तालाब पे उन्होंने वो किया, प्रोटेस्ट किया और वहीं से पानी लिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये पानी लें, ये नहीं कि हम अलग बनवा लेंगे। अगर वो सेपरेटिस्ट होते, कहते भाई ठीक है बदलो, हम तो अलग कुआं बनवाएंगे, पानी लिया। इसका मतलब दूसरी बात, जब ये पुनः ये बात हो गई तो उन्होंने पुनः पैक्ट किया गांधी से, ठीक है कि इनको आप जो है रिप्रेजेंटेशन दीजिए असेंबलीज में, पार्लियामेंट पे, ये सब। तो अंबेडकर पूरी तरह से राष्ट्रवादी थे। फिर आ गई बात 370 की, ये शायद लोगों को नहीं पता होगा। जब वो संविधान लिख रहे थे तो नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को भेजा इनके पास, अंबेडकर के पास, कि भाई हमको कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए। उन्होंने मना कर दिया कि रक्षा हम करें, खिलाएं पिलाएं हम, तुमको अलग स्टेटस चाहिए। फिर नेहरू जी ने अंबेडकर की सहमति के बगैर आर्टिकल 370 जुड़वाया। नेहरू जी ने जुड़वाया था। कॉमन सिविल कोड भी वो चाहते थे। तो कई चीज़ें ऐसी थी, वो ठीक थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन माइनॉरिटी में थे। तो कई चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ें नेहरू के कहने पे आई हैं। लेकिन ये भी बात तो आती है कि अंबेडकर को कांग्रेस ने ही दोबारा निर्वाचन के लिए भेजा टिकट देकर। नहीं, ये गलत बात है। ऐसा हुआ जब वो विधान परिषद के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ तो हार गए, पंजाब में, वहाँ बंगाल में, महाराष्ट्र में हार गए। हाँ। उसके बाद बंगाल में उनको पेपर भरवाया था जोगेंद्रनाथ मंडल ने, वहाँ से वो चुनाव जीते थे। जोगेंद्रनाथ मंडल और मुस्लिम लीग के समर्थन से वो जीत के आए संविधान सभा में। उसके बाद वो चाहे गवर्नमेंट ने सोचा हो, चाहे गांधी जी ने सोचा हो, मतलब उनको फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और चेयरमैन को ये नहीं बनाया क्योंकि उनकी, आप ये एजुकेशन देख लीजिए, तो आदमी कितना मतलब वो कैपेबल है, लॉ में भी एक्सपर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उनको बनाया गया था। अंबेडकर को जब हम राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, नेशनलिज्म से जोड़ते हैं, आपकी किताब में ऐसा क्या क्रक्स था जो पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए? देखिए, इस किताब को उस समय क्या था कि मैं बीमार हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक वो चल रहा था JNU वगैरह, दलित मुस्लिम अलायंस, जिसको भीम कहते हैं लोग। ये वो बड़ा खतरनाक था। क्यों खतरनाक है?
खतरनाक ये है कि आप इस तरह से अगर जाते हो धर्म के नाम पे देश को बांटेंगे, एक बंटवारा तो हो चुका है, अगर दोबारा फिर इस तरह का होगा तो बिल्कुल अशांति गृह युद्ध जैसा हो जाएगा। तो मुझे डॉक्टर किशन गोपाल जी जो हैं RSS के, वहाँ हम बैठे थे, जाना होता है, तो कहते हैं यार बसंत जी ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है तो आप इस पर लिखिए। मैं कहा ठीक है, आई विल राइट। तो क्योंकि अगर आप जिन्ना और अम्बेडकर को एक पाले में रख दें वो गलत है, वो फैक्चुअली भी गलत है और वैसे भी गलत है। तो ये बात जब आप कहते हैं तो फिर से संघ जो समरसता साल मना रहा है और जो बातें वो आगे ले जाना चाहता है वो बातों की आप पुष्टि कर रहे हैं अपनी किताब से। ठीक है, वो तो पहले वो वही हुई है, वो किताब लिखी गई उस ध्येय से लिखी गई, वो अलग बात है कि लोगों को दिमाग में आ रहा जैन बनने, लेकिन लोगों ने पढ़ा और लोगों ने इतना पढ़ा कि मैं बता दूं आपको कि मुझे कहा गया कि इसका इंग्लिश वर्जन भी निकालिए। फिर मैंने दूसरा किताब अम्बेडकर नेशनलिज्म लिखा क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया है, लोगों ने माना है। अंबेडकर की स्वीकार्यता है, अंबेडकर की दलित आइडेंटिटी की स्वीकार्यता भी हो चुकी है क्योंकि सामाजिक तौर पे दलित समाज इतना जागरूक है और अब मतलब उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अंबेडकर इज सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीति जो शक्तियां हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई भी राजनीति अम्बेडकर के बगैर नहीं चल सकती, चाहे पक्ष की पार्टियां हो चाहे विपक्षी पार्टियां हैं। अब ये बात जरूर है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पब्लिक है, जो पढ़ी लिखे वो तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो 40% पॉपुलेशन जो दूर है, बिल्कुल मेन स्ट्रीम से दूर है, उनको एक्सेप्ट करने में अभी मुझे लगता है 10-20 साल लगेगा। लेकिन समाज बदला है, बिल्कुल बदला है, डाइवर्सिटी के बावजूद। हाँ, देखिए समाज बहुत बदला है, एक्सेप्टेबिलिटी भी हो गई है। अब नए जनरेशन के बच्चों को उस तरह की दिक्कतें नहीं होती जैसी आपको दिक्कतें हुई? बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि अब क्या है कि एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और सारी क्यों बढ़ी? इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी की वजह से, उसका कैरियर ग्रोथ की वजह से, उसका अर्बनाइजेशन की वजह से। उसका रीजन है, मैं बताऊं, जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है, तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो लोगों को क्या है कि वो बिल्कुल जो एक कॉलर वाइट कॉलर जॉब से उससे निकले हैं बाहर। ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोग जाने लगे बाहर मल्टीनेशनल पे, ये तो वहाँ जात की बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए सोच बदली है। जो लोग वो हैं कि जो बिल्कुल कूप पंडुप जिसको हम कहते हैं, जब वहीं पर पढ़े, वो उनके लिए एक दिक्कत है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और पढ़े लिखे भी तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अम्बेडकर आइकॉन थे और रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो जब तक कि हमारी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी गांव तक, तब तक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन परिस्थितियाँ 1-2 दशक में पूरी तरह बदल जाएंगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल बदल जानी चाहिए। मुसहर समाज चूँकि बिहार का मामला है और उस पर हमने जब प्रोफाइल पढ़ी पूरी तो ध्यान में आया कि मुसहर समाज के उत्थान के लिए आप भी काम कर रहे हैं एक पहल के माध्यम से। हमें जानना चाहते हैं कि पहल आपकी जो संस्थान है वो कैसे काम कर रही है और क्या आपको लगता है कि वास्तविक सामाजिक परिवर्तन जो है वो राजनीति से ज़्यादा ज़मीनी सामाजिक प्रयासों से आता है? जी, क्योंकि जो भी सामाजिक जो समस्याएं होती हैं वो मतलब वो आप सरकार कर सकती थोड़ी बहुत, लेकिन जब तक कि सामाजिक पहल उसके साथ नहीं जुड़ेगी कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मेरी एक पहल संस्था है तो उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो क्या हम ये कर सकते, जो भी सीमित साधन है उनको एजुकेट करने के लिए, उनको थोड़ा अवेयरनेस के लिए। मुसहरों में क्या बदलाव, आप कब पहली बार मुसहरों पर काम करना आपने शुरू किया था? देखिए, मुसहर समाज का मैं बताऊं, जब मैं इसके लिए क्यों मुझे थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, मैं गांव में रहता था तो वहाँ पे जो दोना पत्तल बनाने वाली वो औरतें मुसहर समाज से आती थी। ये उत्तर प्रदेश की बात है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूर्वांचल और बिहार में दोनों जगह हैं। तो लेकिन बिहार के मुसहर और उत्तर प्रदेश के मुसहरों में क्या मतलब अंतर, तो जाति के आधार पर हम नहीं देख, लेकिन फिर भी जो काम जो है मतलब हमारे यहाँ बिहार में
जो मूस मारना बोलते हैं कि मूस मारते इसलिए उनको मुसहर कहा गया। बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसहरों में क्या अंतर है? नहीं, सेम है, वो तो सेम है, कोई अंतर नहीं है। चूहा खाना उनकी मजबूरी है, या आप कह लें जो भी है, पैशन जो भी है वो खाते हैं। पैशन है या मतलब उनको चूहा मारने के लिए ही बुलाया जाता था या मजबूरी में चूहे खाते? नहीं नहीं नहीं, मारने के लिए नहीं बुलाया जाता था। वो क्या होता था, वो उनको तो मजदूरी के लिए बुलाया जाता था। घर में मजदूरी, घर के बाहर मजदूरी करने के लिए, जानवर पालन, जिसको हम बधुआ मजदूर कहते थे, और वो एक गाँव में अलग बसा दिया जाता था। अब जब बारिश दक्षिण, हाँ दक्षिण में, अब गाँव जब बारिश होती थी तो जब बिल से चूहे निकलते थे तो ठीक है, उनको अच्छा लगता करते थे। अब वो करते करते वो मूसाहार से मुसहर बन गया। लेकिन इनकी जो मैंने देखी है, ये तो होता था कि भाई अब बारिश हो गया, साल का महीना आ गया, अब ये मुसहर निकलेंगे, तो अपना घेर घेर के करते थे। लेकिन जो दोना पत्तल बनाने वाली जो औरत जाती थी, जब बारात में वो दोना पत्तल दिया जाता तो वो कोने में बैठी रहती थी कि जब बाराती खाना खा लेंगे तो वो जूठा देती, जो जूठन इकट्ठा करने के लिए वो करती थी। जूठन इकट्ठा करते थे, फिर जाके उनके घर में दावत होती थी। अच्छा, ये काम होता था जूठन इकट्ठा? हाँ, जूठे। तो उसमें बड़ा मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है। फिर बातें हुई, फिर चलती रहे। फिर एक पहल का मैं राष्ट्रीय महासचिव बन गया, तो आर्टिकल लिखना ये सब करना चलता था। अच्छा, मुझे ज़्यादा तकलीफ ये होती थी कि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है। अच्छा, हाँ, यस। ये जनरल, ये देखिए सबरी के वंशज हैं, इनकी सारी जो मतलब परंपराएं वो आदिवासियों जैसी है। आज बता दो कि मुसहर जलाया नहीं जाता, वो आदिवासियों की तरह दफनाया जाता है। और क्यों दफनाया जाता है? क्योंकि आदिवासियों की परंपरा रही है, वो जलाते या नहीं। इसलिए दफनाया जाता है क्योंकि उनके यहाँ ट्रेडिशन ही नहीं था? हाँ। या उनके यहाँ संसाधन नहीं थे? क्या था? क्यों वो ट्रेडिशन थी, उनकी परंपरा थी। ऐसा तो नहीं है कि अंबेडकर जिस सेक्ट को फॉलो करते थे, अंबेडकर के फादर कबीरपंथी वाला सेक्ट को फॉलो करते हैं, ऐसा तो नहीं है? जी, कबीर वाला सेक्ट फॉलो करते हैं क्या मुसहर जाति के लोग? नहीं, वो बिल्कुल देखिए उनकी अलग, वो क्योंकि अपने आप को सबरी के वंशज मानते हैं। और क्यों मानते हैं सबरी के वंशज? वो हैं, वो पैथोलॉजिकली वो मानते हैं, माइथोलॉजी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। या अच्छा, दूसरा इसमें ये, क्योंकि वो एक बात आपको बता दो, मुसहर कितना भी है लेकिन अपने आप को दलितों से वो नहीं करता। क्या बातचीत में अपने आप को बिल्कुल दलितों से ऊपर समझता है मुसहर जो है? मुसहर, अरे वाह। आज भी अगर कोई मुसहर किसी चमार या जाटों के यहाँ, अगर वो वाल्मीकि के यहाँ अगर वो दोना पत्तल लेके जाएगा तो खाना नहीं लेगा, वो कहेगा सीधा दे दो, मतलब अनाज दे दो। अनाज दे, सीधा जो आपके लैंग्वेज होता है। तो वो चीज़ें कही थी, तो मैंने कई आर्टिकल लिखे कि भाई इनको आदिवासी में लाओ, हालत तो ख़राब है। फिर जब 2014 में जीतन राम मांझी वहाँ पे मुख्यमंत्री बने, तो मुझे लगा कि शायद ये आदमी है, शायद कुछ मुसहर कम्युनिटी के लिए किया जा सकता है। तो ये हाँ, जीतन राम मांझी तो मंत्री थे वहाँ पे, मुख्यमंत्री थे। हाँ, अभी तो ये बाद में मेरी मुलाकात थी, तब वो मंत्री नहीं थे। तो जब हमारी बात हुई, मैं कहा साहब इस पर कुछ कीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए। वो फॉर्चुनेटली बाद में मंत्री बन के सब कुछ बन गए, और मैंने किताब भी लिखी। तो मेरा मेन किताब लिखने का ये था कि जो मुसहर समाज जाने अपने आपको, कि तिलका मांझी, दशरथ मांझी, किराए मुसहर, ये जो लोग हस्तियां हैं मुसहर समाज में, इन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है। आइकॉन एक तरह से माना जा सकता है इनको। लेकिन वो उसके लिए मैं कामयाब अभी तक मैं नहीं मान रहा हूँ। कितनी % साक्षरता दर है उनकी? 0.1%। 0.1%। और किराए मुसहर के बारे में आप कहानी सुना दीजिए हमें, कम से कम हमारे बिहार के दर्शक जान जाए कि भाई किराए मुसहर एक सांसद थे और जमींदार के यहाँ काम करते थे और कोई जानता नहीं। क्या, कौन थे किराए मुसहर? देखिए बीपी मंडल, जो जिन मंडल आयोग के वो मेन वो थे, तो बीपी मंडल के बगल वाली ही कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी थी, किराए मुसहर की। तो क्योंकि बीपी मंडल तो जनरल सीट से आ रहे थे, तो एक सुरक्षित सीट के लिए उनको कोई चाहिए था, और उस समय जहाँ थी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी। तो बीपी मंडल ने किराए मुसहर को टिकट दे दिया, क्योंकि जो किराए मुसहर उस समय किसी के यहाँ वो रखवार नहीं बोलते थे, वो चौकीदारी करते थे। तो लेकिन क्योंकि किराए मुसहर ने पता नहीं कैसे 10वीं पास कर लिया था, या तो अपने जमींदार के यहाँ करते करते तो उनके तुम ललो कहते लड़ेंगे। और ये बताइए 1952 में कांग्रेस को हरा के आना बहुत बड़ी बात थी, और किराए मुसहर ने वो किया। लेकिन सामाजिकता वो देख लिए, जब वो दिल्ली आ रहे थे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बर्थ पे बैठ जाऊं, तो नीचे बैठ के आए।
बतियाते उतियाते आए, लेकिन बाद में जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोलना शुरू किया, उसके बाद वो नेहरू जी के, लाल बहादुर शास्त्री के बड़े क्लोज हो गए थे और शास्त्री जी को अपने क्षेत्र में भी ले गए थे। सोशलिस्ट पार्टी के सांसद, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को अपने सबसे बड़ी बात, उस समय जो इंदिरा गांधी आवास योजना बाद में बनी, किराए मुसहर ने प्रधानमंत्री राहत कोष से एक किसी मुसहर की झोपड़ी बनवाई थी। अरे वाह, क्या है पूरी कहानी? वो ऐसा हुआ, गए थे शास्त्री जी को लेके गए थे, तो वहाँ देखा उन्होंने तो ये बुरा हाल है। तो शास्त्री जी कहते, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत गरीब है, इसकी झोपड़ी बनवा दीजिए। तो उस जमाने में प्रधानमंत्री जी से बात करके एक झोपड़ी बनवाई गई थी। उस चीज़ का बाद में इंदिरा आवास में कन्वर्जन हुआ। आज के समय में आम व्यक्ति को चुनाव लड़ना काफ़ी टफ हो गया है आम लोगों के लिए। काशीराम और भैरव सिंह शेखावत जैसे आदर्शवादी नेता रहे हैं, जिन्होंने बिना धन के बल पर चुनाव नहीं लड़ा, जन के बल पे चुनाव लड़ा। तो क्या मतलब अब आज के वर्तमान दौर में पॉसिबल है कि बिना धन और इसके संसाधन के चुनाव लड़ सके? मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि एक बार भैरव सिंह शेखावत जी से मुलाकात करने का मौका मिला। तो उन्होंने बताया कि जो पहला चुनाव लड़ रहे थे उनके पास मात्र 250 रुपये थे, और इसी तरह से काशीराम जी के बाद बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। लेकिन उस समय क्या होता था, गरीब से गरीब लोग लोकसभा में या विधानसभा में जाने के बाद सोच सकते थे। लेकिन इधर 2 दशकों से जो धन बल और बाहुबल का इतना ज़्यादा वो बढ़ गया है कि अब ये मुश्किल हो गया है। आजकल किसी को अगर दम को बाहुबली कह दिया जाता है, बड़ी इज्जत से नाम लिया जाता है, या जो धन बल के साथ। तो इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये लोकसभा और आपकी विधानसभा है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई है। और इसीलिए शायद जो हमारी विधायिका है वो आम लोगों की समस्याओं से हटके कुछ और सोचने लगी है, क्योंकि जो विधायिका में लोगों की संख्या है वो बाहुबलियों और धनबलियों की ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए आम लोगों के जो मसले हैं वहाँ पे सुलझाए नहीं जा रहे हैं। दलित और स्वर्ण समाज के बीच क्या खाई कम हुई है पहले से? शहरीकरण भी, या फिर शहरीकरण भी इसका एक कारण है? और क्या इस तरह का बदलाव सिर्फ शहरी इलाकों में देखा जा रहा है सर? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दलित और सवर्ण समाज की, जहाँ तक मैंने बचपन में देखा था तो ये दलित और सवर्ण समाज का कुछ था ही नहीं, लड़ाइयाँ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो रहन सहन में एक डिफरेंस बहुत था तो छुआछूत होता था, लेकिन उनमें आपस में मेलजोल था। एक गांव की लड़की सबकी लड़की मानी जाती थी। सवर्णों की बहन बेटियों को जो उनका काम करने वाला वो लेने जाता था, विश्वास था। लेकिन आज वो नहीं रह गया है। आज ये है कि ठीक है, एडवांस हो गए हैं, शहरीकरण में लोग अब जाति नहीं पूछते, ये सब ठीक है, लेकिन जो आपस में जो सवर्णों और दलितों में जो द्वेष चल रहा है शायद वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ है। रहन सहन में लगता है हमको कम हो गया है, लेकिन जो आपस में द्वेष चल रहा है, इसके लिए दो एक जो आजकल आ गया है मनुवादी, दूसरा आ गया है भीमवादी, ये जो टकराव है ये हमें गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि गलत है। क्या ये राजनीतिक है या क्या है इसका कारण? ये पूरी तरह से राजनीतिक है। समरसता थी आप लोगों के समय में? यस, थोड़ी बहुत जो एक सामाजिक हुआ करती थी, क्योंकि वो एक अलग वो हुई थी, लेकिन जो आजकल का जो राजनीतिक प्रद्वंदता है ये नहीं हुआ करता। ये नहीं हुआ करता। आपका संबंध रहा है विंध्यश्री पाठक जी के सुलभ इंटरनेशनल से जुड़े हुए थे। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं सत्यनारायण जाटिया जी, डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया जी। देखिए, पिछले 5 वर्षों से जब मैं एक किताब लिख रहा था अम्बेडकर नेशनलिज्म, तो उसके माध्यम में दोनों से मुलाकात हुई। तो जहाँ तक डॉक्टर विंध्येश्वर पाठक की बात है, एक ब्राह्मण परिवार में रहते हुए उन्होंने जो स्कैवेंजर फ्री सोसाइटी की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को जो स्वच्छ भारत अभियान की अगर जो प्रेरणा दी तो वो डॉक्टर विंध्येश्वर पाठक ने दी। और खुद एक ब्राह्मण परिवार में रहते हुए जिस तरह से रहना, जिस तरह सारी बातें करना। और एक सबसे बात अगर मुझसे अगर कोई पूछे तो गांधी और अंबेडकर का मिला जुला व्यक्तित्व है वो डॉक्टर विंध्येश्वर पाठक है।
क्योंकि डॉक्टर पाठक ने मुझे कही कि एक किताब लिखो, दैट इज अम्बेडकर के सपनों का भारत, कि किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर एक भारत बनाना चाहते थे जहाँ जाति संघर्ष न हो, जहाँ आर्थिक समानता हो, एक ऐसी परिस्थितियाँ बने जहाँ क्योंकि ये रिजर्वेशन की लड़ाई ना हो। और ये डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का करिश्मा था कि 2003 तक मैलाड होने वाली औरत उषा चौमार को पद्मश्री मिला। तो इस तरह से जो वाल्मीकि सोसाइटी थी उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो बिंदेश्वर पाठक ने जिनने जो काम किया, पद्म विभूषण तो उनके लिए बहुत छोटा है। रियल में उसका प्रभाव देखने को मिला, खूब मिला है। और आज तो मैं ये कहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान का जो शुरू हुआ, लेकिन अगर बिंदेश्वर पाठक को अगर भारत रत्न दिया गया होता तो उसका पब्लिक मैसेज और बेहतर और जाता, बहुत अच्छा होता। पब्लिक तो मैसेज ये बड़ी जाता, श्रद्धांजलि बहुत बड़ी होती कि ये देना चाहिए था। अब बात आप गई डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो हमारी संपर्क भाषा वो संस्कृत हो। अच्छा, कहाँ जिक्र है इसका? इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो डिबेट हुई है लोकसभा में, उसमें भी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी, कि वो चाहते थे एक संशोधन हो कि जो कुछ 10 वर्ष पर 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी चलते रहे, लेकिन तब तक हम संपर्क भाषा में संस्कृत को डेवलप कर लें, क्योंकि उसका ये फायदा था। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पूरे इंडिया में स्वीकार्य है। जो आजकल झगड़ा होता है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ये वो नहीं होता। और एक इसका सामाजिक जो ये था कि अगर हर आदमी संस्कृत समझता तो जो आजकल जो अंधविश्वास है, जो धार्मिक ग्रंथों के नाम पे किसी को बेवकूफ़ बना, वो नहीं होता। तो डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को मैं इसलिए सम्मान करता हूँ। तो डॉक्टर सत्यनारायण जटिया देखिए कि ये 9 बार सांसद रहे हैं, और ये इन्होंने अपनी मतलब मजदूरों की लड़ाई को लेके आते आते पार्लियामेंट में आए एज ए सांसद, एज ए मंत्री, एज ए पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो लकीर खींची। और सबसे बड़ी बात है कि वो संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत में PhD है। तो जो भाजपा में एक बात ये थी कि भाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक ऐसी परिकल्पना थी। तो मेरा अपना मानना है कि अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मूर्त रूप देना था तो डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को अगर देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया होता तो हम बढ़िया मैसेज दे सकते थे। वसंत कुमार जी, अब थोड़ा सा हल्का फुल्का लेकिन दिलचस्प हम एक रैपिड फायर आपके साथ कर लेते हैं। ओके। जवाब छोटे होंगे लेकिन आप दिल से जो बोलेगा वो हम अपने दर्शकों तक ले जाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, भावना या जिम्मेदारी? भावना। सामाजिक न्याय कानून से आएगा या समाज की ओर से? समाज की ओर से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता या सामाजिक क्रांतिकारी? सामाजिक क्रांतिकारी। राजनीति सेवा या संघर्ष? सेवा। आरक्षण जरूरी कदम या अधूरा समाधान? अधूरा समाधान। आज के युवाओं के लिए एक शब्द? अपने पे विश्वास रखें और ऐसा कोई काम न करें जो आपके बस का न हो। एक ऐसी किताब जिसने आपके जीवन को बदला? भागवत गीता। संघर्ष ने आपको क्या सिखाया, धैर्य या जिद? जिद। अगर आज 25 साल के बसंत कुमार हमारे सामने अगर बैठे हुए हों तो वो क्या सलाह देंगे हमें? युवकों को सलाह ये दूंगा कि एक तो मेहनत और आत्मविश्वास और जो चीज़ आपके बस की हो उसको करने की ना ठाने, मतलब आप ना करना सीखें। सत्ता ज़्यादा कठिन है या सिद्धांतों पर टिके रहना? सिद्धांतों पर टिके रहना। बसंत कुमार जी, आज आपने जिस खुलेपन और साफगोई से हमारे सवालों का जवाब दिया उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी या लेखक के तौर पर सीमित नहीं रही है, और उम्मीद है कि आज की बातचीत ने हम सबको सोचने पे मजबूर किया होगा। आप सभी को यह एपिसोड कैसा लगा यह हमें ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया।
मैं हूं आपका दोस्त गोविंदा और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच, नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।